नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अंततः माइकल को अपने ऊपर एक परिचित निगाह का एहसास हुआ। पहले के पैनलों की तुलना में, जिनमें उत्पत्ति की इच्छा का उल्लेख था, माइकल को अब जाकर यकीन हुआ कि इस प्राणी की निगाहें सचमुच इस बार उस पर टिकी हुई थीं। शायद पिछले पैनल सिर्फ कुछ सिस्टम प्रोटोकॉल थे। माइकल को नहीं पता था कि कौन सा क्या है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उसे अभी भी समझ नहीं आई थी। उसने आसपास देखने की जहमत भी नहीं उठाई क्योंकि वह जानता था कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब ओरिजिन विलाप पर ध्यान देगा। माइकल को भी एक परिचित सूचना प्राप्त हुई। हालांकि उनका ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित था, लेकिन अब से यही आपका नया मानक होगा, आउटलायर। माइकल को पता नहीं क्यों, लेकिन इस विशेष संदेश ने उसे एक भयावह अनुभूति दी। ये जानते हुए कि ओरिजिन विल से वह किसी भी समय जवाब नहीं मांग सकता था, माइकल ने जल्दबाजी में बोलना शुरू कर दिया। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? नए मानक से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? कुछ क्षणों के लिए पैनल स्थिर रहा। फिर पिछले संदेश के नीचे धीरे धीरे नए शब्द दिखाई देने लगे। आप एक अपवाद हैं। आपके अस्तित्व का मूल्यांकन सामान्य मानकों के आधार पर नहीं किया जा सकता। माइकल ने पंक्तियां पढ़ते हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। संदेश एक के बाद एक बनते रहे। आपके उन्नति कार्य को समायोजित करने के बार बार किए गए प्रयास अप्रभावी साबित हुए हैं। आपके सामने रखी गई प्रत्येक सीमा टूट जाती है। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह बयान गलत नहीं था। जब भी सिस्टम ने कोई सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया, तब तक वह उस सीमा को पार कर चुका था। एक और संदेश दिखाई दिया। इसलिए मानक दृष्टिकोण अप्रभावी है। अपनी इच्छित रेटिंग के समकक्ष मिशन सौंपना बेहतर है। सर्वोत्तम मिशन पूरा करें और अधिकतम पुरस्कार प्राप्त करें। माइकल कुछ देर चुप रहा। तो यही इसका समाधान था। आवश्यकता को बार बार चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के बजाय ओरिजिन विल पूरी प्रक्रिया को ही छोड़ना चाहता था। यह शुरू से ही उच्चतम आवश्यकता निर्धारित कर देगा। माइकल ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। फिर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया तो? ये शब्द उसके मुंह से लगभग तुरंत ही निकल गए। कई सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर पैनल ने जवाब दिया, ओरिजिन विल, यह मिशन पर निर्भर करता है। एक और पंक्ति दिखाई दी। मूल इच्छा, यदि मिशन की समय सीमा है तो विफलता के परिणामस्वरूप एक और मिशन होगा। एक और पंक्ति दिखाई दी। यदि मिशन की कोई समय सीमा नहीं है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अंतिम पंक्ति धीरे धीरे दिखाई दी। तब आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माइकल जम गया। बातचीत शुरू होने के बाद पहली बार उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने मुंह भरकर ठंडी हवा अंदर खींची। इसका अर्थ सरल था। यदि मिशन की कोई समय सीमा नहीं थी और वह उसे पूरा करने में विफल रहा, तो वह हमेशा के लिए उसी विशेष रैंक पर अटका रहेगा। दूसरा प्रयास नहीं, रीसेट नहीं किया जा सकता, कोई समायोजन नहीं, बस स्थायी ठहराव। ये सुनकर माइकल भी शांत नहीं रह सका। माइकल की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। ये सही नहीं है। ये शब्द उसके मुंह से बिना सोचे समझे ही निकल गए। बातचीत शुरू होने के बाद पहली बार उनकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। मेरे कुछ साथियों को निश्चित रूप से उतना दबाव नहीं झेलना पड़ता। भुला दिए गए व्यक्ति के क्षतिग्रस्त ताबूत के अंदर का स्थान खामोश रहा। हजारों मरे हुए लोग उसके चारों ओर मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े थे। फिर पैनल ने जवाब दिया, और यह उनके लिए कैसे उचित है? माइकल ने थोड़ी उलझन में अपनी भौहें सिकुड़ी। एक और पंक्ति दिखाई दी। ये कैसे उचित है कि कोई और हर चीज को सोने की थाली में परोस कर पाना चाहे? माइकल ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। ये सही नहीं है। उनकी आवाज और तीखी हो गई। मैंने अपनी हर चीज के लिए कड़ी मेहनत की है। उनके मुंह से ये शब्द निकलते ही पैनल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। इसके बाद कुछ देर का विराम रहा। फिर एक और पंक्ति दिखाई दी, ओरिजिन विल, लेकिन क्या ये दूसरों के समान स्तर पर था? माइकल का मुंह थोड़ा सा खुल गया। फिर वह रुक गया। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। कुछ सेकंड के लिए वह बस तैरते हुए संदेश को देखता रहा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देना ही कठिन था। हाँ, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसने लड़ाई लड़ी थी। उसने जोखिम उठाए थे। हाल ही में तो वह मौत के मुंह से बाल बाल बच गया था। लेकिन जब इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचा जाए तो माइकल का जीवन पथ वास्तव में कभी भी बाकी सभी के जीवन पथ जैसा नहीं था। उसके पास एक ऐसी प्रतिभा थी जिसके कारण वह सामान्य जागृत व्यक्तियों की तुलना में तेजी से विकसित हो सकता था। अगर वह सचमुच चाहता तो इस ब्रह्मांड के अधिकांश लोगों की तुलना में उसका जीवन कहीं अधिक सुगम होता। शायद निष्क्रिय स्वभाव के कारण गति धीमी होती, लेकिन अंततः वह फिर भी शक्तिशाली होता। माइकल धीरे से पीछे की ओर झुक गया। पैनल की कार्यवाही जारी रही। आप निशाने पर नहीं हैं। यही संतुलन है। माइकल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। और भी शब्द प्रकट हुए। ब्रह्मांड में हमेशा संतुलन रहेगा। संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन अगर उसी कारण से यह बहुत ज्यादा टूट जाए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अगली पंक्ति धीरे धीरे दिखाई दी। इससे अराजकता फैल जाती है। माइकल चुप रहा। द ओरिजिन विल जारी रहा। चुने हुए माने जाने वाले लोगों को भी अपने स्तर के अनुरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या यह उचित नहीं है कि आपको भी वैसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े जैसी आपकी है? माइकल की निगाहें पैनल पर टिकी रहीं। एक और संदेश दिखाई दिया। यही रैंक एडवांसमेंट क्वेस्ट या किसी भी पावर एडवांसमेंट का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये साबित करना है कि आप अगले चरण के योग्य हैं। यदि उन्नति बहुत आसान होती तो उसका अर्थ ही समाप्त हो जाता।
हाँ, आप इसके पात्र हो सकते हैं क्योंकि आप अभी अपनी नींव के फल भोग रहे हैं, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी अपनी प्रगति के साथ साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, भले ही वह प्रगति तीव्र हो। आप कुछ हद तक समान हैं, लेकिन पूरी तरह से समान नहीं हैं। आपकी दुनिया की समझ के अनुसार आप एक धोखेबाज की तरह हैं। माइकल इस बात से असहमत नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी माइकल को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पैनल की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तथापि इसके बाद थोड़ी देर का विराम आया। फिर अंतिम संदेश दिखाई दिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके लिए ऐसे चरम उपाय आवश्यक है। आप उनमें से एक हैं। माइकल उन शब्दों को घूरता रहा। एक और पंक्ति दिखाई दी, इसीलिए ऐसा लग सकता है कि आपको निशाना बनाया जा रहा है। वे शब्द खामोशी से हवा में लटके रहे, लेकिन उनके पीछे का अर्थ स्पष्ट था। माइकल को अनुचित तरीके से निशाना नहीं बनाया जा रहा था। वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां उस पर सामान्य नियम लागू नहीं होते थे। माइकल काफी देर तक चुप रहा। ओरिजिन विल के शब्द उसके मन में धीरे धीरे गूंज रहे थे। इस बातचीत से पहले वह हमेशा यही मानता था कि ओरिजिन विल जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है। उसे निशाना बनाया जा रहा है, उसकी प्रगति में बाधा डालना। लेकिन अब जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो क्या वास्तव में कभी उसे इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ था? माइकल ने धीरे से भौहें सिकोड़ी। इसका उत्तर लगभग तुरंत ही मिल गया। नहीं, जरूरी नहीं। हाँ, ओरिजिन विल ने अपनी पिछली उन्नति के बाद अनुभव प्राप्त करने की कठिनाई को बढ़ा दिया था, लेकिन इससे वह अपंग नहीं हुआ था। इससे उसकी गति में मामूली सी ही कमी आई थी। देखा जाए तो इस बदलाव ने उसे अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए और भी शक्तिशाली राक्षसों से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और यह ऐसा काम था जिसे माइकल बिना किसी खास परेशानी के कर सकता था। उसका विकास वास्तव में कभी रुका ही नहीं था, ये केवल थोड़ा कम चिकना हुआ था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके मन में एक और विचार आया। यदि ओरिजिन विल वास्तव में उसे दबाना चाहता था तो उसके पास ऐसा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से था। यह उन्नति अभियानों में हेरफेर कर सकता था, इससे कठिनाई का स्तर बदल सकता है, यह प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन जब माइकल ने अपनी पिछली तरक्की के बारे में सोचा तो उसे एक भी ऐसा क्षण याद नहीं आया जब उसे लगा हो कि उसके अंतिम पुरस्कार अपर्याप्त थे। दरअसल सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। उनकी पिछली पदोन्नति ने उन्हें कुछ अभूतपूर्व दिया था। यह एक बिल्कुल नई रेटिंग थी जो ऑरोरा के रिकॉर्ड में पहले कभी नहीं दिखी थी। यदि ओरिजिन विल वास्तव में उसे प्रतिबंधित करना चाहता तो वह आसानी से उसके पुरस्कारों को कम कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस एहसास ने धीरे धीरे माइकल के उस स्थिति को देखने के नजरिए को बदल दिया। पहली बार उन्होंने ओरिजिन विल को थोड़े अलग नजरिए से देखना शुरू किया। शायद ये प्राणी उसे निशाना नहीं बना रहा था, शायद ये केवल स्थिति को पूरी तरह से बेकाबू होने से रोकने की कोशिश थी। माइकल अपने मरे हुए सैनिकों के बीच पालथी मारकर बैठा रहा और थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। हालांकि वे विचार केवल कुछ सेकंड तक ही टिके रहे, क्योंकि चाहे जो भी स्पष्टीकरण हो, एक समस्या तो बनी ही रही। उनकी वर्तमान प्रगति। माइकल की निगाहें एक बार फिर उसके सामने तैरते हुए पैनल पर टिक गई। पिछले संदेश अभी भी हवा में चुपचाप मंडरा रहे थे। उनके चेहरे पर फिर से गंभीरता छा गई। किसी बात के पीछे के तर्क को समझना यह मतलब नहीं था कि वो उस पर अपना भविष्य दांव पर लगाने को तैयार था। इस बार माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया, इसलिए उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज शांत थी। अब क्या होता है? इस बार ओरिजिन विल की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एक पैनल अपने आप ही उस स्थान पर प्रकट हो गया। छिपा हुआ अनोखा मिशन। उद्देश्य, सभी सीमाओं को तोड़ना। छिपी हुई आवश्यकता, ओरिजिन की दृष्टि को पुनः प्राप्त करें। पुरस्कार, 15 लेवल अप, सभी स्टैट्स में जोड़ 250 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। पिछले स्किल मास्टरी टिकट का परफेक्ट लेवल स्किल मास्टरी टिकट में अपग्रेड, एक यादृच्छिक एपिक ग्रेड खजाना, एपिक से लेजेंडरी ग्रेड के बीच एक यादृच्छिक खजाना। क्या आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं? माइकल का दिमाग सुन्न पड़ गया क्योंकि उसके अंदर कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। पहले सदमा लगा, फिर अविश्वास, फिर अचानक इतना उत्साह हुआ कि वह लगभग जोर से हंस पड़ा। काफी समय बाद वह अपने सामान्य शांत स्वभाव को बनाए नहीं रख सका। सावधानी और चतुराई से काम लेने वाला जादूगर एक पल के लिए गायब हो गया। इसके बजाय उन्होंने अपनी उम्र के किसी व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया दी। उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वाह, क्या बात है! हजारों मरे हुए लोगों से भरे उस सन्नाटे भरे स्थान में वह चीख जोर से गूंज उठी और माइकल ने अपने चेहरे पर फैलती मुस्कान को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। इस समय माइकल को अपने ऊपर किसी की निगाह महसूस नहीं हो रही थी, जिसका मतलब था कि ओरिजिन विल एक बार फिर गायब हो चुका था। माइकल को कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उनके बीच जो भी बातचीत हुई थी उसे न के बराबर ही कहा जा सकता था, फिर भी माइकल उस प्राणी के बारे में कुछ बातें समझ पाया था। सौभाग्यवश आगे आने वाले हिस्से के लिए ओरिजिन विल की आवश्यकता नहीं थी। अद्वितीय रेटिंग। माइकल ने एक नया शब्द देखा। इस बार मिले पुरस्कार कुछ हद तक वैसे ही थे जैसे उन्हें ट्रांसेंडेंस रेटिंग के साथ रैंक 2 पर पहुंचने पर मिले थे, सिवाय इसके कि इस बार वे कहीं बेहतर थे। हालांकि तीव्रता लगभग उतनी ही थी। क्या ओरिजिन विल का नए मानकों से यही मतलब था? माइकल के मन में यह सवाल उठा। शायद भविष्य में जब वह तरक्की करना चाहेगा तो उसे फिर से इस अनोखे मिशन का सामना करना पड़े। माइकल ने उत्साहपूर्वक अन्य पुरस्कारों पर एक नजर डाली। एक तो विकास के बाद उसे जो 15 लेवल अप मिलेंगे वे उसके संघर्ष के एक अच्छे हिस्से के बराबर ही होंगे। केवल 15 लेवल अप करने से ही वह कई महीनों या यहां तक कि वर्षों की धीमी प्रगति से बच सकता था।
ये जानना जरूरी है कि रैंक 3 में एक समय ऐसा आया जब लेवल अप करने के लिए आवश्यक अनुभव अंक करोड़ों तक पहुंच गए थे। ये समझना आसान था कि क्यों कई जागृतिकर्ता अंततः मुख्य रूप से विधि साधना पर ध्यान केंद्रित करने लगे, क्योंकि यह आश्चर्यजनक रूप से तेज और सुरक्षित था। ये वह चरण भी था जहां जागृत लोगों को पुराने सामान्य साधकों पर जो लाभ प्राप्त था वह अब उतना बड़ा नहीं रह गया था जितना पहले था। सचमुच जैसा कि ओरिजिनविल ने कहा था, हर चीज में किसी न किसी प्रकार का संतुलन होता है। फिर विशेषता संबंधी बिंदु थे जिनके महत्व को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक कौशल निपुणता टिकट की बात है, माइकल इसे देखकर काफी हैरान था। टिकट की कीमत को देखते हुए माइकल ने इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी यह सावधानी अब उसके काम आएगी। चूंकि सिस्टम में अपग्रेड का जिक्र था, तो निश्चित रूप से यह उसके पास मौजूद स्किल टिकटों का एक बेहतर संस्करण होने वाला था। फिर बड़े पुरस्कार भी मिले। महाकाव्य श्रेणी के खजाने की अनमोलता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। माइकल के पास केवल एक ही ताबूत था, क्षतिग्रस्त ताबूत। हालांकि वह मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल अपने मरे हुए लोगों को रखने के लिए करता था, लेकिन वह ताबूत के अन्य चमत्कारी कार्यों को कभी नहीं भूला, जिनमें से एक उसे मृत्यु से वापस लाने की क्षमता भी रखता था। और ये तो सिर्फ एक एपिक श्रेणी का खजाना था। माइकल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस बार उसकी तरक्की उसे लेजेंडरी श्रेणी का खजाना हासिल करने का मौका देगी। हालांकि यह महज एक मौका था, लेकिन माइकल के मन में इसके लिए उत्सुकता बनी रही। उम्मीद थी कि उसकी किस्मत चमकेगी। अन्य खजानों के बारे में जिन्हें वह किसी कारणवश नहीं देख सका, माइकल का मानना था कि वे पहले वाले खजानों से बदतर नहीं होंगे। वह उत्साहित भी था और इस बात को लेकर चिंतित भी कि वे क्या हो सकते हैं। उसे बस यही उम्मीद थी कि इस बार उसे कोई ऐसा टाइटल न मिले जिससे लेवलिंग और भी मुश्किल हो जाए। खैर, आगे मिलने वाले मिशन तो निश्चित रूप से कठिन होंगे। उसे बस यही उम्मीद थी कि यह मिशन अनोखा हो, और उम्मीद है कि इसका ओरिजिनविल से कोई लेना देना न हो, जैसा कि इस मिशन का है। अब और कुछ जांचने के लिए न होने के कारण माइकल ने बिना किसी झिझक के आगे बढ़ने का फैसला किया। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, नहीं, हाँ। हालांकि उसकी आवाज के बाद कुछ नहीं हुआ। भुला दिए गए व्यक्ति के क्षतिग्रस्त ताबूत के अंदर का स्थान पूरी तरह से शांत रहा। माइकल ने इंतजार किया। 1 सेकंड बीत गया, फिर एक और एक और, फिर भी कुछ नहीं बदला। उसके चेहरे पर दिख रही उम्मीद धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी। माइकल ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और सहज रूप से अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ लिया। कुछ ही देर में उसका परिचित सिस्टम इंटरफेस उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें तेजी से जानकारी को स्कैन करती रही जब तक कि उसे वह नहीं मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। प्रगति जारी है। माइकल की उलझन तुरंत और गहरी हो गई। प्रगति जारी है, इसका मतलब यह था कि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। ऑरोरा और उत्पत्ति की भूमि से उसने जो कुछ भी सीखा था, उसके अनुसार जिस क्षण रैंक 3 में पदोन्नति शुरू होती थी, ब्रह्मांड स्वयं प्रतिक्रिया देता था। इसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद कहा जाता था। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति के शरीर, आत्मा और शक्ति को स्वयं दुनिया द्वारा मान्यता दी जाती है और नया रूप दिया जाता है। कई विवरणों में इसे बेहद भयावह बताया गया है। कुछ लोगों ने अत्यधिक दबाव की बात कही, कुछ अन्य लोगों ने अपने शरीर में तीव्र ऊर्जा के प्रवाह का जिक्र किया, कुछ लोगों ने तो कानूनों की हल्की सी गूंज सुनने का भी वर्णन किया। लेकिन अभी माइकल को बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई दबाव नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई अजीब सी अनुभूति नहीं हुई, कुछ भी नहीं। माइकल ने धीरे से अपने हाथों की ओर देखा। उसने एक बार अपनी उंगलियां भींच ली, फिर 2 बार। अभी तक कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह ... यह आश्चर्यजनक है। उनकी भौहों के बीच एक छोटी सी सिलवट दिखाई दी। उसका दिमाग तुरंत स्थिति का विश्लेषण करने लगा। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि वह भूले हुए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत के स्थानिक आयाम के भीतर था? यह विचार तुरंत मन में आया, लेकिन उतनी ही जल्दी माइकल ने इसे खारिज कर दिया। वह स्पष्टीकरण समझ में नहीं आया। इस उन्नति के बारे में उसने जितने भी रिकॉर्ड पढ़े थे, उनमें से किसी में भी स्थान को एक कारक के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था। शहर में चाहे कोई भी उन्नति करे, कम से कम रैंक 3 तक पहुंचने पर ब्रह्मांड का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसे इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता था। कम से कम उसने जिन स्रोतों का अध्ययन किया था, उन सभी का यही दावा था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी निगाहें वापस तैरते हुए सिस्टम इंटरफेस की ओर चली गईं। प्रगति जारी है। शब्द अपरिवर्तित रहे, लेकिन अपेक्षित घटना अभी तक नहीं घटी थी। माइकल अपने मरे हुए सैनिकों के बीच पालथी मारकर बैठा था और थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। उसके आसपास का सन्नाटा अब और भी गहरा महसूस हो रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे यह मत बताओ कि फिर से कुछ गड़बड़ हो रही है। यह विचार उसके मन में अचानक आ गया, इससे पहले कि वह इसे रोक पाता। आज जो कुछ भी हुआ था, उसे देखते हुए अगर फिर से कुछ असामान्य घटित होता तो माइकल को आश्चर्य नहीं होता। और समय बीत गया। 5 सेकंड, 10, फिर लगभग पूरा 1 मिनट। फिर भी कुछ नहीं हुआ। भूल गए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत के स्थानिक आयाम के भीतर की खामोशी तेजी से असहज होती जा रही थी। माइकल की भौहें धीरे धीरे तन गईं। पहले तो उसने सोचा था कि इस प्रक्रिया को शुरू होने में बस कुछ ही पल लगेंगे, लेकिन अब उसे भी बेचैनी होने लगी थी। उद्धरण चिन्ह ... ये सामान्य बात नहीं है। उसने धीरे से अपने मन में ये शब्द बुदबुदाए। पैनल पर अभी भी वही संदेश प्रदर्शित हो रहा था, प्रगति जारी है, लेकिन इसके अलावा कोई और बदलाव नहीं हुआ। माइकल धीरे धीरे पालथी मारकर बैठने की स्थिति से उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर हजारों मरे हुए प्राणी बेजान पड़े रहे। उनकी खाली निगाहें चुपचाप अपने स्वामी का अनुसरण करती रहीं। माइकल ने धीरे से सांस ली। इस मोह पर उसे लगा कि अब वह इस मामले को अपने तक सीमित नहीं रख सकता। तीसरे रैंक पर पहुंचना एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था। अगर इस प्रक्रिया में कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे।
माइकल इस तरह के जोखिम लेने को तैयार नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे शायद किसी से पूछना चाहिए। उसका इरादा पूरी स्थिति समझाने का नहीं था। उसके लिए ओरिजिन विल या उन बेतुकी शर्तों के बारे में सब कुछ बताना नामुमकिन था जिन्हें उसने अभी अभी पूरा किया था। लेकिन शायद किसी प्रशिक्षक को असामान्य उन्नति स्थितियों के बारे में कुछ पता हो। कम से कम वे ये पुष्टि तो कर सकते थे कि यह सामान्य था या नहीं। ये निर्णय लेने के बाद माइकल ने अब और संकोच नहीं किया। उसकी आकृति थोड़ी धुंधली हो गई। कुछ ही देर बाद माइकल ने अपने बंगले का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। उसने आंगन में अभी एक ही कदम रखा था कि अचानक वह रुक गया। उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति दौड़ गई। यह सूक्ष्म था, लेकिन इसे नजरअंदाज करना असंभव है। माइकल ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या है? उस अनुभूति को शब्दों में बयान करना कठिन था। न तो वह डर था, न ही दबाव, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्की सी खिंचाव हो, मानो कहीं से कोई उसे पुकार रहा हो। माइकल ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सहज रूप से आकाश की ओर चली गईं। अकादमी के गुप्त क्षेत्र का अपना कृत्रिम आकाश था। उसके ऊपर अनगिनत तारे अंधेरे में मंद मंद चमक रहे थे। लेकिन उस क्षण माइकल अपने शरीर के भीतर से आ रही उस अजीब सी अनुभूति को दूर नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कुछ ऊपर से आ रही किसी शक्ति को जवाब दे रहा हो, उसे पुकार रहा हो, या शायद उसे बुला रहा हो। माइकल की निगाहें तारों भरे आकाश पर टिकी रहीं। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा क्यों लग रहा है जैसे... उद्धरण चिन्ह। माइकल की आवाज धीमी पड़ गई। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, अचानक पूरे गुप्त क्षेत्र में एक गर्जनापूर्ण आवाज गूंज उठी। किस कमीने ने तय किया कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए अकादमी के अंदर ही पढ़ाई करनी चाहिए? गर्जना पूरे क्षेत्र में गरजते बादलों की तरह गूंज उठी। आवाज क्रोध से भरी थी। फिर भी अजीब बात यह थी कि क्रोध के बावजूद उसमें छिपी उत्तेजना पूरी तरह से छिप नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह आनंदित हो। माइकल ने पलकें झपकाईं। क्या? इससे पहले कि वह कोई और प्रतिक्रिया दे पाता, उसके आसपास का वातावरण अचानक विकृत हो गया। उनकी सोच बदल गई। ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष ही सिमट रहा हो। अगले ही पल 5 आकृतियां सीधे उसके सामने प्रकट हो गईं। माइकल जम गया, क्योंकि जैसे ही वे लोग प्रकट हुए, आंगन में एक जबरदस्त दबाव छा गया। उनकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास की हवा भारी लगने लगी। उनमें एक जानी पहचानी हस्ती खड़ी थी, निर्देशक अरवेन। हालांकि अपने सामान्य अनियमित व्यवहार के विपरीत अकादमी निदेशक माइकल को एक अजीब भाव से घूर रहे थे। भ्रम। और वह अकेला नहीं था। उसके बगल में खड़े बाकी 4 लोग भी माइकल को एक जैसे भावों से घूर रहे थे। 5 जोड़ी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वे सभी उसे ध्यान से देख रहे थे, दिल ही दिल में। कुछ सेकंड बाद आखिरकार बुजुर्गों में से एक ने बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... क्या मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? एक अन्य व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए माइकल को घूरता रहा। नहीं, उनकी आवाज शांत थी। दुर्भाग्यवश हमारी आंखें पूरी तरह से ठीक काम कर रही हैं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर फिर बोलना शुरू किया। और ऐसा लगता है कि हमने जिस तीसरे दर्जे की अलौकिक शक्ति को महसूस किया था, वह यही युवक है। लेकिन वह अभी भी दूसरे दर्जे पर क्यों है? और वह उस घटना को कैसे बुला सकता है? फिर सन्नाटा छा गया। माइकल का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, क्योंकि उस क्षण उसने स्पष्ट रूप से कुछ भयावह चीज को पहचान लिया था। उसके सामने खड़े सभी 5 लोग चौथे दर्जे की महाशक्तियां रखते थे। अकेले निदेशक अरवेन ही अकादमी में एक खौफनाक शख्सियत थे, लेकिन अब उनके साथ 4 और लोग खड़े थे। एक साथ 5 रैंक 4 के दिग्गज मुक्केबाजों का सामना करते हुए माइकल जैसा शांत व्यक्ति भी पूरी तरह से संयमित नहीं रह सका। उसने थोड़ा सा घूम भरा और उनमें से एकमात्र परिचित चेहरे की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... निर्देशक अरवेन। उनकी आवाज थोड़ी सख्त थी। माइकल ने कुछ पल के लिए हिचकिचाते हुए वह सवाल पूछा जो उसे कुछ देर से परेशान कर रहा था। क्या मेरे साथ कुछ गलत है? निर्देशक अरवेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए माइकल को ऐसे घूरता रहा मानो किसी अदृश्य चीज की जांच कर रहा हो। फिर अचानक उसने एक अजीब सवाल पूछा। माइकल, क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब किया है? माइकल ने पलकें झपकाईं। उद्धरण चिन्ह ... अजीब। निर्देशक अरवेन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कुछ भी असामान्य, कुछ भी असामान्य, कुछ भी ऐसा जो शायद ब्रह्मांड को उकसा सकता था। माइकल शब्दों को लेकर पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। नहीं। उन्होंने थोड़ी देर रुकने के बाद बोलना जारी रखा। अच्छा, मैं अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। 5 जोड़ी आंखें तुरंत तेज हो गईं। माइकल ने इस बदलाव को देखा और तुरंत कहा, लेकिन किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंगन में फिर से सन्नाटा छा गया। निर्देशक अरवेन ने धीरे से अपना माथा रगड़ा। आज पहली बार अकादमी निदेशक अपने सामान्य रूप की तरह भुलक्कड़ या आधे पागल नहीं लग रहे थे। वास्तव में उनकी आंखें असाधारण रूप से स्पष्ट थीं, अजीब तरह से समझदार। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ नीचे किया और फिर से माइकल की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... माइकल। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके नीचे कुछ अजीब सा छिपा हुआ था। आप सचमुच खास हैं। इससे पहले कि माइकल पूछ पाता कि इसका क्या मतलब है, रैंक 4 के अन्य शक्तिशाली खिलाड़ियों में से एक अचानक बोल पड़ा। हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई थी। अगर हम और देरी करते हैं तो अकादमी पर विपत्ति आ सकती है। दूसरे ने सिर हिलाया। ये घटना पहले ही आकार लेना शुरू कर चुकी है। निर्देशक अरवेन ने धीरे से आह भरी। सच कहा आपने। इससे पहले कि माइकल कोई प्रतिक्रिया दे पाता, निर्देशक अरवेन अचानक हिल गए। उसकी आकृति गायब हो गई। अगले ही पल वह सीधे माइकल के सामने प्रकट हो गया। फिर दुनिया धुंधली हो गई। उसके चारों ओर अंतरिक्ष हिंसक रूप से मुड़ गया। माइकल को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन गायब हो गई हो। पलक झपकते ही उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल गया।
हवेली का आंगन गायब हो गया। उसके स्थान पर एक विशाल जंगल प्रकट हुआ। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे प्राचीन वृक्ष उन्हें घेरे हुए थे। माइकल ने तुरंत एक और बात पर ध्यान दिया। वे अब अकादमी के गुप्त क्षेत्र के अंदर नहीं थे, यही वास्तविक बाहरी दुनिया थी। फिर भी चौथे रैंक के 5 दिग्गज खिलाड़ी अभी भी उसके बगल में खड़े थे। माइकल ने असमंजस में चारों ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... निर्देशक अरविंद। उनकी आवाज में स्पष्ट हैरानी झलक रही थी। क्या हो रहा है? निर्देशक अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और ऊपर की ओर इशारा किया। देखना। माइकल ने थोड़ा भौहें चढ़ाई लेकिन निर्देशों का पालन किया। उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जंगल के ऊपर एक विशाल काला तूफान आकार ले रहा था। काले बादल तेजी से घिर रहे थे। उनके भीतर बिजली ऐसे चमक रही थी मानो भयंकर सर्प लिपट रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश ढह रहा हो। और अजीब बात यह थी कि माइकल को इससे एक अटूट जुड़ाव महसूस हुआ। ये किस प्रकार की प्रगति है? रैंक 4 के 4 दिग्गज आपस में इस तरह बात करने लगे मानो माइकल वहां मौजूद ही न हो। पता नहीं क्यों उन्होंने अरविंद को भी बड़ी चालाकी से इस मामले से बाहर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि सहयोगी भी इस व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे, भले ही वह फिलहाल समझदार दिख रहा हो। उनमें से एक ने माइकल को ध्यान से देखते हुए अपनी बाहें मोड़ ली। सचमुच देखकर ही विश्वास होता है। उसकी आंखें माइकल के पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक घूम रही थी, मानो वह कुछ असंभव समझने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लगता है कि अफवाहें उतनी बड़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई थी। एक अन्य बुजुर्ग ने हल्की सी हंसी हंसी। तो ये है वो लड़का। उसके लहजे में हल्की जिज्ञासा झलक रही थी। मैंने हाल ही में उनके बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ। एक तीसरे व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अकादमी ने उसके प्रति असामान्य रूप से सुरक्षात्मक रवैया अपनाया है। उसकी निगाहें एक पल के लिए माइकल पर टिकी रहीं। अब मुझे समझ में आया कि क्यों। माइकल वहां पूरी तरह से अचंभित खड़ा था। बातचीत इस तरह जारी रही मानो वह महज अध्ययन का एक विषय हो। चौथे रैंक के एक अन्य शक्तिशाली खिलाड़ी ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और शांत भाव से बात की। अभी आपको ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। उसकी निगाहें पल भर के लिए ऊपर मंडरा रहे काले तूफान की ओर गईं। अगर ये युवक इस कठिन परीक्षा से बच जाता है तो शायद हम जश्न मना सकेंगे। तभी यह साबित होगा कि अकादमी ने इस बार वाकई बड़ी सफलता हासिल की है और फेडरेशन के साथ संघर्ष करना सार्थक रहा। समूह अनौपचारिक रूप से बातचीत करता रहा। उनमें से एक ने सोच समझकर कहा, फिर भी ये सोचकर हैरानी होती है कि ऐसा इतनी जल्दी हो जाएगा। अंततः माइकल का धैर्य टूट गया। इस समय तक वह उचित सम्मान दिखाने की परवाह करना छोड़ चुका था। चाहे वे 5 रैंक 4 के शक्तिशाली खिलाड़ी हो या नहीं, इस स्थिति में वह शामिल था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। माफ करें। अचानक हुई इस रुकावट से पूरा समूह चुप हो गया। पांचों निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। माइकल ने एक एक करके उन सभी को देखा और अंत में डायरेक्टर अरविंद पर उसकी नजर पड़ी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन डायरेक्टर अरविंद उसे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति लगेंगे। हालांकि उनके शांत स्वभाव से माइकल थोड़ा असहज था, फिर भी उसने अपना सवाल पूछा, क्या कोई कृपया समझा सकता है कि क्या हो रहा है? उसने ऊपर की ओर भयानक तूफान की ओर इशारा किया। ऊपर बादल और भी गहरे हो गए थे। आकाश में बिजली तेजी से चमकी। पूरा वातावरण अस्थिर सा लग रहा था। माइकल की आवाज और तीखी हो गई। यह आखिर है क्या? आकाश में गरज की आवाज गूंजने से जंगल थोड़ा कांप उठा। माइकल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मुझे ही निशाना बना रहा है? जैसे जैसे कोई ब्रह्मांड के करीब आता जाता है, उसकी इंद्रियां सामान्य धारणा से परे विकसित होती जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये चीजों को पहचानने से भी आगे बढ़कर खतरे के आने से पहले ही उसे भांपने जैसा हो जाता है, और कुछ लोगों को तो भविष्य की झलक भी दिखाई देने लगती है। माइकल अभी उस स्तर से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी वह खतरों के प्रति इतना संवेदनशील था कि उन बादलों से उतरते दबाव ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। केवल चौथे दर्जे के प्राणी ही सीधे तौर पर उसकी जान को खतरा पहुंचा सकते थे। उसके ऊपर जो भी मंडरा रहा था, उससे वह कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। अंततः एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया। उन पांचों में वह इकलौती महिला थी। मुझे कुछ बताओ, लड़के। उसकी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। क्या आप रैंक 3 और उससे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक चरणों को जानते हैं? अचानक पूछे गए इस सवाल पर माइकल ने पलकें झपकाईं, लेकिन फिर सिर हिलाकर जवाब दिया। हाँ, महिला ने हल्के से इशारा किया। तो फिर इसे समझाओ। माइकल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। तीसरे दर्जे तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को एक नियम को समझना होगा और उस समझ को आत्मा के भीतर एक नियम बीज के रूप में संघनित करना होगा। चौथे स्थान तक पहुंचने के लिए विधि बीज एक विधि क्षेत्र में विकसित होता है, जिससे साधक को अपने नियम को बाहर की ओर प्रसारित करने और दुनिया को प्रभावित करने की अनुमति मिलती है। और 5वें स्थान पर पहुंचने के लिए विधि क्षेत्र विधि जगत में परिवर्तित हो जाता है, जहां साधक अपने भीतर एक विशाल जगत का स्वामी बन जाता है। बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया। सही। फिर उसने पूछा, लेकिन क्या आप इन सभी आरोहणों के बीच समानता जानते हैं? माइकल ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और अपना सिर हिलाया। नहीं। बुजुर्ग ने आकाश में बन रहे काले तूफान की ओर इशारा किया। समानता यह है कि ब्रह्मांड को आपको स्वीकार करना होगा, उसने शांत भाव से कहा। बादलों के बीच बिजली चमक उठी। जब कोई तीसरे दर्जे पर पहुंचता है तो ब्रह्मांड एक नियम के जन्म को स्वीकार करता है। जब कोई चौथे दर्जे पर पहुंचता है तो यह एक क्षेत्र के विस्तार को स्वीकार करता है। और जब कोई 5वें दर्जे पर पहुंचता है तो यह एक विश्व के जन्म को स्वीकार करता है। माइकल ने धीरे धीरे तूफान की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई। बुजुर्ग ने फिर बात की। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की स्वीकृति के साथ क्या आता है? माइकल को जवाब तुरंत पता था।
ब्रह्मांड का आशीर्वाद। जी हाँ, जो आपके ऊपर है वह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, लेकिन यह आपके स्तर पर प्रकट नहीं होना चाहिए। आप जो देख रहे हैं वह तभी प्रकट होता है जब कोई चौथे स्तर पर पहुंचना शुरू करता है, जहां ब्रह्मांड न केवल आपको स्वीकार करता है बल्कि साथ ही साथ आपको आशीर्वाद भी देता है। बुजुर्ग महिला ऊपर चल रहे तूफान को देखते हुए अपनी बात जारी रखती रही। जल्द ही उन बादलों से कई बार बिजली गिरेगी। अगर आप उनसे बच गए तो आपको इसका लाभ मिलेगा। माइकल के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। बिजली तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे धर्म के बीच को मजबूत करेगी। वह रुक गई, फिर वह धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाए, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया। तूफान को देखते हुए उसकी भौहें तन गईं। इस स्तर की बिजली आमतौर पर चौथे रैंक से शुरू होकर 5वें रैंक के लिए दिव्य पात्र तैयार करते समय प्रकट होती है। तो फिर यह एक नश्वर प्राणी के लिए अभी क्यों प्रकट हो रही है? आपका शरीर अभी एक सामान्य साधक के शिखर तक नहीं पहुंचा है, और यदि आप बच भी जाते हैं तो क्या आप पुनर्तः सिद्ध विधि बीज या किसी क्षेत्र के साथ उभरेंगे? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, माइकल की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। एक एहसास हुआ, एक शीर्षक, उन्हें कुछ समय पहले प्राप्त एक उपाधि याद आई, नश्वर ईश्वर। कुछ क्षणों के लिए माइकल केवल ऊपर छाए काले तूफान को देखता रहा, जबकि उसके मन में एक शांत विचार पनप रहा था। मुझे यह मत बताओ कि यह उस शीर्षक की वजह से है। शीर्षक, नश्वर देवता। सारांश, प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध एक नश्वर शरीर जो अभी तक दिव्य नहीं हुआ है, ने एक देवता के पात्र का रूप और लचीलापन धारण कर लिया है। यह उपाधि सीमाओं के प्रति आपके इस साहस को मान्यता देती है। बिल्कुल है। बिना किसी चेतावनी के रैंक 4 के सभी 5 शक्तिशाली योद्धा उसके आसपास से गायब हो गए और काफी दूरी पर खुले आसमान के नीचे फिर से प्रकट हो गए। इससे पहले कि माइकल उनके आने पर सवाल उठा पाता, दूर से एक आवाज उस तक पहुंची। वह बुजुर्गों में से एक था। अगर हम बहुत करीब खड़े हुए तो ब्रह्मांड हमें दखलंदाजी के लिए दंडित करेगा, और हम ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ी देर रुकने के बाद, खैर, शुभकामनाएं दोस्त। इससे भागना मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है कि तुमने पहले ही महसूस कर लिया होगा कि तुम्हारी हरकतें रुक गई हैं। उम्मीद है तुम बच जाओगे। इससे पहले कि माइकल जवाब दे पाता, डायरेक्टर आर्वेन की आवाज सुनाई दी। ये शुरू हो रहा है, खुद को तैयार कर लो। आकाश में उत्पन्न हुई हलचल मामूली नहीं थी। हालांकि माइकल और बुजुर्ग किसी भी प्रमुख सभ्यता से बहुत दूर खड़े थे, लेकिन उनके ऊपर घटित हो रही घटना को पूरी तरह से छिपाना असंभव था। आसमान में दूर दूर तक काले बादल छाए हुए थे, मानो आसमान में कोई बड़ा घाव फैला हो। बिजली बार बार अंधेरे को चीरती हुई नीचे की हर चीज को तेज चमक से रोशन कर रही थी। हर गड़गड़ाहट की आवाज दर्जनों किलोमीटर तक हर दिशा में सुनाई दे रही थी। आसपास के क्षेत्रों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने लगी। ठंडी हवा जंगलों और मैदानों दोनों में समान रूप से बह निकली। यहाँ तक कि जो लोग खेतीबाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, वे भी यह महसूस कर सकते थे कि कुछ असामान्य हो रहा है। बहुत दूर जंगल से होकर गुजरने वाले एक राजमार्ग पर परिवहन वाहनों का एक काफिला धीरे धीरे रुक गया, क्योंकि चालक व्याकुलता में ऊपर की ओर देखने लगे। एक व्यक्ति अपनी कार से बाहर निकला और आसमान की ओर देखने लगा। आखिर ये बला है क्या? पास ही मौजूद एक ड्राइवर ने अपना फोन उठाया और तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये तो अविश्वसनीय है। उन बादलों को देखो। तूफान धीरे धीरे फैलता रहा, उसका काला द्रव्यमान एक एक करके तारों को निगलता चला गया। कई लोगों ने ऊपर की ओर इशारा किया। क्या ये तूफान है? बिल्कुल नहीं। मौसम विभाग ने तो आज रात आसमान साफ रहने की बात कही थी। एक सुविधा स्टोर के बाहर खड़े किशोरों के एक समूह ने पहले ही अपने फोन निकाल लिए थे। उनमें से एक ने ऊपर मंडराते हुए पिन पर जूम किया। भाई, उस बिजली को देखो। एक अन्य व्यक्ति घबराकर हंस पड़ा। इसे अपलोड करो, ये निश्चित रूप से वायरल हो जाएगा। कुछ किलोमीटर दूर एक आवासीय क्षेत्र में एक महिला गर्म चाय का प्याला लिए अपनी बालकनी में निकली। जैसे ही उसने आसमान को देखा, उसका चेहरा भावहीन हो गया। उसका घरेलू सहायक रोबोट उसके बगल में लुढ़क गया और स्वचालित रूप से अपना कैमरा चालू कर दिया। कहीं और एक व्यक्ति अपने यांत्रिक पालतू कुत्ते को घुमाते हुए बीच रास्ते में रुक गया। उस छोटे रोबोटिक जानवर ने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया और अपने कॉलर से एक होलोग्राफिक डिस्प्ले दिखाया। पर्यावरणीय परिवर्तनों का विश्लेषण कर रहा है, उपकरण ने शांत स्वर में घोषणा की। उस आदमी ने भौहें चढ़ा ली। मौसम ऐसा कब से होने लगा? जो लोग आसमान पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्हें भी हवा में धीरे धीरे ठंडक महसूस होने लगी। खेल के मैदानों से बच्चे ऊपर की ओर इशारा करने लगे। कई जिलों में हजारों लोगों ने अपने फोन, होलोग्राफिक डिस्प्ले, पर्सनल असिस्टेंट और घरेलू रोबोट के जरिए इस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तुरंत वीडियो क्लिप ऑनलाइन पोस्ट कर दिए। वहीं कुछ लोग सन्नाटे में खड़े होकर देखते रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। फिर भी सहज रूप से उनमें से कई लोगों ने ऊपर आकाश से एक ही तरह की शांत बेचैनी महसूस की, मानो स्वयं आकाश किसी विशाल चीज की तैयारी कर रहा हो। यदि आम लोग इस तरह की बेचैनी को महसूस कर सकते थे, तो अलौकिक समुदाय में इसकी प्रतिक्रिया कहीं अधिक तीव्र रही होगी। आसपास के क्षेत्रों में कई शक्तिशाली हस्तियों ने तुरंत इस गड़बड़ी को महसूस किया। प्रकाश की लकीरें आकाश में फैल गईं और अलौकिक शक्तियां स्रोत की ओर दौड़ पड़ी। प्रत्येक शक्ति आश्चर्यजनक गति से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर पाया और अचानक उनकी गतिविधियां रुक गईं, क्योंकि उन सभी को कुछ और ही महसूस हुआ था। खुले आकाश में 5 भयावह आभाएं मंडरा रही हैं। जैसे ही उन पर दबाव पड़ा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। 5 रैंक 4 उपस्थिति। लानत है। एक एक करके आगे बढ़ते हुए लोग धीमे पड़ने लगे। कुछ ने मन ही मन गालियां दी, कुछ ने बिना किसी झिझक के पीछे मुड़ गए। खुले मैदान में एक साथ खड़े 5 शक्तिशाली योद्धाओं को उकसाना कोई नहीं चाहता था, और भले ही उस अद्भुत दृश्य में कोई अवसर छिपा हो, उनकी जान कहीं अधिक कीमती थी। कुछ ही क्षणों में पास आ रहे अधिकांश अलौकिक प्राणी पीछे हट गए।
लेकिन उनमें से सभी वापस नहीं लौटे। प्रकाश की कुछ लकीरें बिना धीमे हुए आगे बढ़ती रहीं। उनकी उपस्थिति भी उतनी ही शक्तिशाली थी। चौथा स्थान। पांचों बुजुर्गों ने उन्हें तुरंत भांप लिया, फिर भी उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर पास आने वाले लोग कमजोर तो नहीं थे। कुछ ही देर में दूर आकाश में कई आकृतियां दिखाई दी और तूफान से सुरक्षित दूरी पर आकर रुक गईं। वे शांत भाव से हवा में मंडराती रहीं और नीचे के दृश्य का अवलोकन करती रहीं। जैसे ही उनकी नजर वहां पहले से मौजूद 5 बुजुर्गों पर पड़ी, उनकी प्रतिक्रिया तुरंत हुई। धत्तेरी की। नवगठित रैंक 4 के सैनिकों में से एक ने निराशा में अपना माथा रगड़ा। मुझे पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है और तुम कमीने मुझसे पहले यहां पहुंच गए। एक अन्य बुजुर्ग ने नाक सिकोड़ी। तुम बूढ़े गिद्धों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है ना। एक तीसरी आकृति खुलकर हंस रही थी। उनमें से कई ने सिर हिलाने से पहले एक दूसरे को चिढ़ भरी नजरों से देखा। अविश्वसनीय, ये सोचना भी मुश्किल था कि मेरे जीवनकाल में ऐसा कुछ हो सकता है। उनमें से एक ने जोर से आह भरी। तुम कमीने हमेशा इतने भाग्यशाली क्यों होते हो? तुम्हें ही तो हमेशा अच्छी लड़कियां मिलती हैं। एक अन्य बुजुर्ग ने अपनी जीभ चटकाए। बकवास मत करो, तुम सिर्फ इसलिए जल रहे हो क्योंकि तुम्हारी अकादमी ने सालों से कोई दिलचस्प प्रतिभा पैदा नहीं की है। नए आए समूह के लोग एक पल के लिए शांत हो गए। उनकी निगाहें नीचे तूफान के नीचे खड़े अकेले व्यक्ति की ओर चली गईं। माइकल नॉमन। उनमें से किसी ने भी उसे पहले कभी आमने सामने नहीं देखा था। फिर भी जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उन्होंने उसे लगभग तुरंत पहचान लिया। माइकल की अवेकन अकादमी इस क्षेत्र की इकलौती प्रमुख संस्था नहीं थी। आसपास के क्षेत्र में एक और बड़ी अवेकन अकादमी थी जिसकी प्रतिष्ठा लगभग समान थी, और इसके साथ ही 2 शक्तिशाली साधना अकादमियां भी थीं, जिनमें से प्रत्येक जागृति प्रणाली के बजाय पारंपरिक साधना में विशेषज्ञता रखती थी। ये चारों संस्थाएं प्रभाव, प्रतिभा और संसाधनों के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करती रहती थीं। और पिछले कुछ हफ्तों में एक नाम पूरे ऑरोरा में हर जगह चर्चा में रहा था। माइकल नॉमन। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। एक बुजुर्ग ने अपनी बाहें मोड़ लीं। मैंने सुना था कि आप लोगों को कोई ऐसा राक्षस मिल गया है जिसके लिए फेडरेशन से लड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगा कि यह बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। इस स्तर पर किस तरह का युवक स्वर्गिक प्रलय ला सकता है? वह रुका। ये ऑरोरा में पहली बार होगा, है ना? किसी की प्रतिक्रिया देने से पहले ही बिजली की एक जबरदस्त चमक ने आकाश को चीर दिया और चीखती हुई नीचे की ओर आई। किसी ऐसी चीज को देखना कैसा लगा जो इतनी असाधारण रूप से उभरी कि बाकी सब कुछ पृष्ठभूमि का शोर या अंधेरा बन गया। यह पहली बार नहीं था जब माइकल ने लोगों को किसी चीज या क्षण का वर्णन करने के लिए इस वाक्यांश का उपयोग करते सुना था, लेकिन यह पहली बार था जब वह इसे अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन दूसरों के विपरीत उनकी अपनी स्थिति एक मुहावरा नहीं थी। वह चीज इतनी चमकदार थी कि उसने आसपास की हर चीज को ढक लिया, और वह सीधे उसकी ओर आ रहा था। बिजली गिरी। प्रकाश का विशाल स्तंभ पूर्ण सटीकता के साथ सीधे माइकल की स्थिति पर उतरा, मानो स्वयं स्वर्ग ने उसे ही निशाना बना लिया। हो, बूम! इसका प्रभाव विनाशकारी था। जमीन तुरंत धंस गई। बिजली के प्रचंड प्रज्वलित होने से संपर्क बिंदु पर एक गहरा गड्ढा बन गया। मिट्टी, पत्थर और टूटी हुई जड़ें एक भीषण विस्फोट में बाहर की ओर बिखर गईं, जिससे दर्जनों मीटर के दायरे में सब कुछ तहस नहस हो गया। पेड़ गलकर नष्ट हो गए। आसपास का जंगल एक ही झटके में पूरी तरह से नष्ट हो गया। धूल और मलबा हवा में भर गया, जो एक मोटे पर्दे की तरह उठ रहा था और कुछ क्षणों के लिए सारी दृश्यता को अवरुद्ध कर रहा था। ऊपर आसमान में चौथे रैंक के शक्तिशाली योद्धा चुपचाप देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी निगाहें टक्कर के केंद्र पर टिकी रहीं। धीरे धीरे धूल बैठने लगी और फिर गड्ढे के भीतर से एक आकृति उभरी। माइकल बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। बिजली गिरने से उसके कपड़े लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए थे, लगभग न के बराबर ही बचे थे। उसका शरीर धूल और राख से सना हुआ था और उसके मुंह के कोने पर थोड़ी सी मिट्टी भी लगी थी, जिसे उसने झुंझलाहट में थूक दिया। लेकिन इसके अलावा वह घायल नहीं लग रहा था। उनकी मुद्रा सीधी बनी रही। कुछ क्षणों के लिए तो वहां मौजूद चौथे रैंक के बुजुर्ग भी स्तब्ध रह गए। फिर उनमें से एक ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उद्धरण चिन्ह ... प्रभावशाली। किसी ने असहमति नहीं जताई। वे सभी स्वयं भी कष्टों से गुजर चुके थे। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि पहला प्रहार सबसे आसान होता है, शुरुआती परीक्षा। लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना किया तो उन्होंने रैंक 3 के शिखर पर रहते हुए ऐसा किया था। उनके शरीर को पहले से ही एक ठोस आधार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया गया था और कानून पर उनका नियंत्रण कहीं अधिक परिष्कृत था। माइकल अभी भी केवल रैंक 2 पर था। एक अन्य बुजुर्ग ने धीमी आवाज में बात की। उस हड़ताल की ताकत, वह मेरे कार्यकाल की दूसरी हड़ताल के करीब थी। कुछ अन्य लोगों ने हल्के से सिर हिलाया। कुछ लोगों के लिए यह उनका दूसरा अनुभव था और दूसरों के लिए यह उनके पहले अनुभव से थोड़ा अधिक मजबूत था। बिजली गिरने से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां कभी एक समान नहीं होती। उनका स्वरूप व्यक्ति की पृष्ठभूमि से निर्धारित होता है। आधार जितना मजबूत होगा, आसमान उतना ही कठोर होगा। जिसका मतलब सिर्फ एक ही बात थी। माइकल ने अभी अभी जो कुछ सहा था। अंत में एक बुजुर्ग ने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... कितना बड़ा राक्षस है। हालांकि उनमें से किसी ने भी मुस्कुराया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय माइकल की अकादमी के बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। ये तो सिर्फ पहली घटना थी। कुल मिलाकर 9 थे, और अगर सबसे पहला ही इस स्तर तक पहुंच चुका होता, फिर बाकी चीजें और भी भयावह होती चली जाएंगी। उनमें से किसी ने भी इसे खुलकर नहीं कहा, लेकिन आगे का भविष्य अंधकार में लग रहा था। आसमान में काफी ऊंचाई पर तूफान लगातार उग्र रूप से मंथन कर रहा था। नीचे गड्ढे के केंद्र में माइकल चुपचाप खड़ा था। फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उद्धरण चिन्ह ... लानत है। उसने अपने मुंह में लगी मिट्टी को थूक दिया और अपने जबड़े को भींच लिया। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी।
लेकिन दर्द, बहुत तेज दर्द हुआ। उसकी त्वचा का हर इंच ऐसा लग रहा था मानो एक ही पल में झुलसकर फट गया हो और फिर सिल दिया गया हो। उसकी नसें अभी भी बची हुई ऊर्जा से झंझना रही थीं, जो त्वचा के नीचे हल्की हल्की चटक रही थी। उसकी हड्डियां भी भारी लग रही थीं। माइकल ने धीरे से सांस ली। वह आराम करना चाहता था, भले ही सिर्फ एक पल के लिए ही सही, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें यह विलासिता प्रदान नहीं की। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, ऊपर के काले बादल फिर से गरजने लगे। इस बार यह अलग था। तूफान के भीतर बिजली की दो लकीरें बनी। वे जुड़वां सांपों की तरह आपस में लिपट गए और हर गुजरते सेकंड के साथ मोटे और चमकदार होते गए। हवा में दबाव पल भर में कई गुना बढ़ गया। ऊपर आसमान में चौथे रैंक के कई वरिष्ठों के चेहरे के भाव बदल गए। उद्धरण चिन्ह ... पहले से दूसरा दौर शुरू हो चुका था। दोनों बोल्ट नीचे गिरे। बूम! आकाश फट गया। बिजली के दो विशाल स्तंभ एक ही समय में माइकल की ओर गिरे, जिनमें पहले से भी अधिक विनाशकारी शक्ति थी। पहले से ही क्षतिग्रस्त जमीन और भी ज्यादा धंस गई जब बिजली के दो स्तंभ सीधे माइकल की स्थिति पर गिरे। गड्ढा तेजी से फैल गया और धरती उस बल को सहन करने के लिए संघर्ष करती रही, जिसके कारण उसके किनारे अंदर की ओर ढह गए। एक तेज रोशनी ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। एक क्षण के लिए चौथे रैंक के पर्यवेक्षक भी यह नहीं देख पाए कि प्रकाश के तूफान के भीतर क्या हो रहा था। फिर उसके बाद एक तीव्र आघात तरंग उत्पन्न हुई। आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। जंगल का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। जमीन मकड़ी के जाले की तरह बाहर की ओर फट गई और पत्थर के टुकड़े हवा में उछल गए, फिर बची हुई ऊर्जा से धूल में बदल गए। ऊपर गरजता तूफान और तेज हो गया। प्रकाश मंद पड़ गया और धूल एक बार फिर बैठ गई। एक बार फिर सभी की निगाहें गड्ढे के केंद्र पर टिक गईं। वहां अभी भी एक आकृति खड़ी थी, माइकल, लेकिन इस बार अंतर स्पष्ट था। उसके मुंह के कोने से खून की एक पतली सी लकीर बह रही थी। उसकी त्वचा पर कई हल्के झुलसे हुए निशान थे और जहां बिजली सबसे जोर से गिरी थी वहां छोटी छोटी दरारें पड़ गई थी। ये गहरे घाव नहीं थे, लेकिन ये दिखाने के लिए काफी थे कि दूसरी बिजली गिरने से निशान रह गए थे। फिर भी वह खड़ा था। ऊपर आसमान में मौजूद बुजुर्ग अपनी प्रतिक्रियाओं को और छिपा नहीं सके। उद्धरण चिन्ह ... आप मजाक कर रहे हैं, उनमें से एक ने धीमी आवाज में कुछ कहा। दूसरे ने धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ ली। उद्धरण चिन्ह ... उसने वह लिया। उनमें से अधिकतर लोगों के लिए तो यह उनकी तीसरी गलती भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह चौथी गलती होगी। कुछ क्षणों के लिए आकाश में फिर से सन्नाटा छा गया। फिर लगभग एक ही समय में उन सबके मन में एक विचार आया। क्या इस लड़के ने स्वर्ग को नाराज कर दिया था? क्योंकि अब यह एक साधारण प्रगति जैसा नहीं लग रहा था, ये सजा जैसा लग रहा था। और जैसे ही यह विचार मन में आया, आकाश ने प्रतिक्रिया दी। काले बादल उग्र रूप से मंथन कर रहे थे। इस बार प्रतिक्रिया और भी तीव्र थी। बिजली की 3 लकीरें दिखाई दी। इनका निर्माण धीरे धीरे नहीं हुआ, वे लगभग पल भर में प्रकट हो गए। प्रत्येक पिछले वाले से अधिक मोटा और भयावह था। बादलों के भीतर एक साथ लिपटते हुए अजगरों की तरह लग रहे थे जो नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हों। दबाव में अचानक गिरावट आए। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी जम गई हो। नीचे माइकल ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसके शरीर में अभी भी झुनझुनी हो रही थी। और इससे पहले कि वह दोबारा गाली दे पाता, आकाश गिर पड़ा। बूम! बिजली के 3 खंभे एक साथ नीचे गिरे। तिहरा हमला सफल रहा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा क्षेत्र उस प्रभाव से ढह गया हो। गड्ढा फिर से गहरा होता गया, उसके किनारे टूटते चले गए और धरती की परतें नाजुक त्वचा की तरह छिलने लगीं। इस बार भूकंपीय तरंग और भी दूर तक फैल गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समतल कर दिया और जमीन पर गहरी खाइयां बना दी। आकाश शांत नहीं हुआ, हालात और भी बदतर हो गए। कुछ सेकंड बाद एक चौथा बोल्ट बन गया। इससे माइकल को उबरने का समय नहीं मिला। बूम! चौथा प्रहार न्याय की तरह आया और सीधे पहले से ही तबाह हो चुके गड्ढे पर जा गिरा। एक और विराम, फिर 5वां। बूम! अब तक जमीन पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो कभी जंगल हुआ करता था वह अब झुलसी हुई धरती और टूटे हुए पत्थरों के बंजर मैदान में बदल गया था। और तब छठी बूम! इस बार तो दूर बैठे चौथे दर्जे के पर्यवेक्षकों के दिल भी थोड़े घबरा गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस समय वे भी जानते थे कि यह स्थिति सामान्य से कहीं आगे निकल चुकी है। जब रोशनी आखिरकार फीकी पड़ गई तो एक बार फिर सन्नाटा छा गया। और गड्ढे के भीतर माइकल जमीन पर लेटा हुआ था। उसके नीचे धीरे धीरे खून का एक बड़ा धब्बा फैल गया। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, झुलसा हुआ और बुरी तरह क्षतिग्रस्त। उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी पहले वाली स्थिरता गायब हो गई थी, उसकी जगह कहीं अधिक नाजुक चीज ने ले ली थी। अभी तक वह मरा नहीं था, वह अभी भी जीवित था, बस किसी तरह। आकाश की ओर देखते हुए माइकल की छाती अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई थी, लेकिन धुंध के बावजूद भी वह उसे देख सकता था। तूफान अभी भी गरज रहा था। उसके होंठ कमजोरी से हिले, वह इसे महसूस कर सकता था। एक और स्ट्राइक, अगर इसका नतीजा भी बाकी मामलों जैसा ही निकला तो उसकी सचमुच मृत्यु हो सकती है। अब तक वह सिर्फ अपने शरीर की वजह से ही जीवित रह पाया था। एक दैवीय पात्र, साथ ही एक ऐसा नियम जो प्रारंभिक लक्षणों की नकल करता है। लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं थीं। बिजली गिरने से केवल विनाश ही नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे उसकी उपचार क्षमता भी दब जाती है। हर चोट ने उसकी ठीक होने की क्षमता को कमजोर कर दिया था, जिससे ये धीरे धीरे इतनी धीमी हो गई कि उसकी प्राकृतिक पुनर्जनन क्षमता भी सुस्त और बाधित महसूस होने लगी। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। समय, उसके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। कुछ दिन पहले कानून की पढ़ाई करते समय उसे जो बात समझ में आई थी, उसे याद करते हुए उसके मन में एक विचार आया।
प्रतिध्वनित अस्तित्व का नियम। अब तक वह इसका इस्तेमाल अपने मरे हुए साथियों को खुद के विस्तार के रूप में मानने के लिए करता था। एक संबंध, एक चिंतन, पर क्या वे सिर्फ प्रतिबिंब नहीं थे? क्या होगा अगर वे उसके जैसे बन जाएं? यह विचार स्पष्ट रूप से सामने आया और माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। अपनी बची खुची ताकत से उसने अपनी आत्मा की गहराई में झांका। एक धीमी सी धमक के साथ भुला दिए गए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत उसके बगल में प्रकट हुआ। तब एक आकृति उभरी, लिली। जैसे ही वह प्रकट हुई, आकाश ने प्रतिक्रिया दी और माइकल को प्रतिक्रिया करने के लिए एक पल का समय भी दिए बिना 7वीं चोट नीचे की ओर आने लगी। नोट: एक और अध्याय जल्द ही आ रहा है। मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता, इसलिए उम्मीद है कि यह अध्याय जल्दबाजी में लिखा हुआ नहीं लगेगा। 7वीं चोट मानो ईश्वरीय क्रोध के समान उतरी। वहां मौजूद सभी लोगों की स्तब्ध निगाहों के बीच माइकल ने उठकर उसका सामना नहीं किया। इसके बजाय युद्ध के मैदान में एक जोरदार घूंट भरने की आवाज गूंजी, जो इतनी बेतुकी थी कि कई बुजुर्गों को लगा कि उन्होंने उसे गलत सुना है। नीचे माइकल का शरीर खून के एक बड़े गड्ढे में पड़ा था। वह लगभग बेहोश था, उसकी सांसें उथली चल रही थी। उसके बगल में लिली खड़ी थी। जैसे ही बिजली गिरी, माइकल ने अपने बंधन के जरिए अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। यह सिर्फ नियंत्रण नहीं था, लिली उसके लिए मानो एक शरीर का ही हिस्सा बन गई थी, एक दूसरा शरीर। और उस हताश क्षण में उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसने लिली को अपना मुंह खोलने और बिजली को पूरी तरह निगलने की कोशिश करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही बिजली ने उसे छुआ, उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। बिजली गायब नहीं हुई, वह उसके अंदर एक फंसे हुए अजगर की तरह थरथरा रही थी। उसकी गर्दन और छाती को चीरती हुई तेज रोशनी बिखेर रही थी। जैसे जैसे हड्डियां चटकती और फिर से जुड़ती गईं, उसका शरीर फूलता गया और वह एक विकृत और अतिपूर्ण चीज में तब्दील हो गई। उसके अंदर बिजली उसी तरह गरज रही थी जैसे उसने माइकल को चीर डाला था। लेकिन किसी तरह ये काम कर गया। पूरी तरह से नहीं, साफ सुथरा नहीं, लेकिन काम कर गया। बिजली गिरने की एक बड़ी मात्रा माइकल को लगने के बजाय लिली में समा गई। शेष ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई, जिससे गड्ढा बिखरी हुई बिजली के तूफान में बदल गया। ऊपर आसमान में मौजूद चौथे दर्जे के पर्यवेक्षक चुप हो गए। क्या उसने अभी अभी इसे खाया? उसने कोशिश की। मुझे लगता है उसने सचमुच इसे खा लिया। नीचे लिली का सूजा हुआ शरीर कांप रहा था, क्योंकि बिजली की चिंगारियां उसकी धूसर त्वचा पर रेंग रही थी। धीरे धीरे कड़कने की आवाज धीमी हो गई और उसके नीचे माइकल शांत पड़ा था। एक पल के लिए तो सब कुछ अलग नहीं लगा, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसका मूल शरीर टूट चुका था, दर्द और कमजोरी से व्याकुल था, फिर भी वह खड़ा था। लिली के माध्यम से ये दोहरा अनुभव भ्रामक और भयावह था, मानो उसका अस्तित्व विस्तारित होकर पूरी तरह से एक अलग शरीर में समा गया हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर उसका ध्यान जरा सा भी भटका या उसका हौसला टूटा तो कुछ बहुत बुरा हो सकता था। खतरा वास्तविक था और वह पहली बार इस तरह का प्रयास कर रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि स्थिति को पलटना संभव भी है या नहीं। फिर एक और सनसनी उभरकर सामने आई। स्वादिष्ट, यह विचार सहज रूप से आया और माइकल जम गया। वही बिजली जिसने उसे लगभग मार ही डाला था, अब उसे सुकून दे रही थी, एक ऐसे तरीके से भर रही थी जिसका कोई तार्किक अर्थ नहीं था। लेकिन इस पर विचार करने का समय नहीं था। आकाश किसी का इंतजार नहीं करता। ऊपर का तूफान हिंसक रूप से मुड़ गया, मानो अभी अभी हुई घटना से क्रोधित हो, और 8वां चक्र बन गया। बिजली का एक इतना सघन स्तंभ, जो लगभग ठोस प्रतीत होता था, न्याय की किरण की तरह नीचे उतरा, मानो अपने नीचे की हर चीज को मिटा देना चाहता हो। ऊपर आसमान में चौथे रैंक के कई वरिष्ठों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। लिली अभी भी खड़ी थी और उसी क्षण प्रतिध्वनित अस्तित्व का नियम हिंसक रूप से स्पंदित हुआ। उसका रूप बदलने लगा। उसका पहले से ही फूला हुआ शरीर इस बार और अधिक स्थिरता के साथ फिर से फैल गया। उसकी हड्डियां लंबी हो गईं, मांसपेशियां मोटी हो गईं और उसकी धूसर त्वचा मजबूत हो गई, और कुछ और भी भयानक रूप उभर आया। 10 मीटर, 20, 30। वह एक विकराल दानव की तरह गड्ढे के ऊपर खड़ी थी। उसका विशाल शरीर कांप रहा था, लेकिन टिका हुआ था। उसका सिर ऊपर की ओर झुका हुआ था और उसका मुंह सामान्य से कहीं अधिक खुला हुआ था। 8वां प्रहार एक टूटते तारे की तरह गिरा, शुद्ध विनाश का एक स्तंभ जो सीधे माइकल पर लक्षित था। लिली ने उसे सहन कर लिया। जैसे ही बिजली उसके मुंह में प्रवेश कर गई, उसका शरीर अभी भी बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन अब उसमें एक निश्चित संरचना थी। ऊर्जा तुरंत बेकाबू नहीं हुई, और हालांकि यह अभी भी विस्फोटक चापों में उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन यह अधिक कुशलता से भीतर की ओर खींची जा रही थी, अवशोषित हो रही थी और समाहित हो रही थी। उसके विशाल शरीर में कई दरारें पड़ गईं, त्वचा पर घाव फैल गए और मांस के कुछ हिस्से जलने और अस्थिर होने लगे। चोटें गंभीर थीं और 8वें दौर ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन उसने पहले से कहीं बेहतर तरीके से इसे सहन किया। लिली के भीतर बिजली का प्रज्वलित होना जारी था, फिर भी वह अंदर ही अंदर समा रही थी। अस्वाभाविक भूख के कारण वह अंदर ही अंदर सिमटती जा रही थी। माइकल ने सब कुछ महसूस किया, दर्द, चीर-फाड़, असहनीय दबाव, लेकिन इन सबके बीच वही अनुभूति भी कौन थी, अभी भी स्वादिष्ट है। फिर कुछ बदल गया। माइकल ने इसे तुरंत महसूस किया। लिली के भीतर से एक सूक्ष्म और हल्की लेकिन स्पष्ट हलचल उठ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि यह 8वीं चोट के कारण उत्पन्न अस्थिरता है, उसका शरीर मुश्किल से ही टिका हुआ है। लेकिन यह अलग था, यह बाहरी नहीं था, यह एक इच्छा शक्ति थी। थकान से व्याकुल होने के बावजूद उसका ध्यान और भी तीव्र हो गया, और फिर उसने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। लिली की इच्छा शक्ति का एक अंश उसके शरीर में शेष रह गया था। इस समय माइकल को अपने नियंत्रण में प्रतिरोध महसूस हो रहा था। यह प्रतिरोध बहुत तीव्र या अत्यधिक नहीं था, लेकिन मौजूद था और बढ़ता जा रहा था। लिली, जो उसके नियंत्रण संभालने के क्षण से ही बेहोश थी, अब जाग रही थी और विरोध कर रही थी। अमर प्राणी अपने स्वामी का विरोध नहीं करते थे, यह एक मूलभूत नियम था, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर।
फिर भी यहाँ ऐसा हो रहा था और इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद पहली बार कोई अमर प्राणी उससे लड़ रहा था। यह अभी कमजोर था, सचेत विद्रोह से अधिक सहज प्रवृत्ति थी। लेकिन ये स्पष्ट था, लिली अपने शरीर पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। एक ही शरीर में दो इच्छाओं के टकराव के कारण माइकल का नियंत्रण थोड़ा डगमगा गया। अगर वह बहुत ज्यादा जोर लगाता और उसे पूरी तरह दबाने की कोशिश करता तो कुछ ऐसा हो सकता था जिसे ठीक न किया जा सके। उनके बीच का संतुलन पहले से ही नाजुक था। यदि वह इसे और अधिक अस्थिर कर देता है तो वह पूर्ण विस्थापन को मजबूर कर सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो वह अपना मूल शरीर हमेशा के लिए खो सकता है और उसके शरीर में फंस सकता है। लेकिन उसे लिली की जरूरत थी। अगला हमला होने वाला था और उसके बिना उसका बचना नामुमकिन था। दुविधा सरल और क्रूर थी, उसे दबाकर सब कुछ जोखिम में डालना या नियंत्रण छोड़ देना और कुछ बहुत ही अनिश्चित चीज पर जुआ खेलना। उसके मन में विचारों की हलचल दौड़ गई, फिर वे थम गए। उस जुड़ाव के जरिए उसने कुछ और महसूस किया। उसकी भूख, उसकी नजर आसमान पर, बिजली पर टिकी थी। वह और ज्यादा चाहती थी। उसके विचार शांत हुए और धीरे धीरे उसने एक निर्णय लिया। अच्छा, अपने नियंत्रण को और मजबूत करने के बजाय उसने उसे ढीला कर दिया और सावधानीपूर्वक और जानबूझकर अपनी चेतना को लिली के शरीर से अलग कर लिया। उसकी चेतना अधिक मजबूती से अपने मूल शरीर में वापस आ गई और जैसे ही उसका नियंत्रण फिर से केंद्रित हुआ, दर्द तुरंत उमड़ पड़ा। उसके ऊपर लिली का विशाल शरीर स्थिर हो उठा। एक क्षण के लिए तनाव का माहौल छा गया, फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी निगाहें तूफान पर टिक गईं। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी। यही तो वो चाहता था। थकान के कारण माइकल की नजरें थोड़ी धुंधली हो गईं, लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी था अगले हमले को सहना। आकाश ने जवाब दिया। इस बार ऊपर का तूफान गरजा नहीं। अंतिम प्रहार सहज रूप से हुआ और ऊपर आसमान में रैंक 4 के शक्तिशाली योद्धाओं ने भी इसे महसूस किया। ये वाला उद्धरण चिन्ह। किसी ने भी वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि सभी समझ गए थे। यही आखिरी वाक्य था। सच कहें तो उनमें से अधिकांश अपने समय में यदि माइकल की पीड़ा की तीव्रता में परिवर्तित हो जाते तो अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले केवल छठे या सातवें दौर तक ही टिक पाते। नीचे माइकल की सांसें धीमी पड़ने लगी और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। लेकिन बेहोशी की हालत में भी वह इसे महसूस कर सकता था। वास्तविक मृत्यु, अगर यह सीधे नीचे गिरती तो कुछ भी नहीं बचता। उसके ऊपर लिली खड़ी थी, उसका विशाल क्षतिग्रस्त शरीर बुरी तरह कांप रहा था। तभी अचानक प्रकाश का एक बिंदु नीचे उतरा। बूम! दुनिया प्रकाश में विलीन हो गई। लिली ने उसका डटकर सामना किया। उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा हो गया क्योंकि वह नीचे गिरते हुए स्तंभ से मिलने के लिए ऊपर की ओर झपटी और उसे निगलने लगी। उसका शरीर लगभग टूट गया था। बिजली उसके भीतर गिरी और ऊर्जा के भीतर से गुजरने के कारण उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसके शरीर पर तुरंत ही बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं, जो पहले से कहीं अधिक गहरी थीं और उसके बिल्कुल भीतर तक पहुंच गई थीं। लिली के शरीर के बड़े बड़े हिस्से गलकर चूर चूर हो गए, उसकी भुजाएं टूट गईं, उसका धड़ कई जगहों से फट गया और दबाव के कारण उसका सिर लगभग अंदर की ओर धंस गया। उसके अंदर प्रकाश भयंकर रूप से भड़क रहा था, मानो उसे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देने की कोशिश कर रहा हो। माइकल ने सब कुछ महसूस किया। तबाही, पतन, सर्वनाश की कगार, और फिर भी वही अनुभूति इन सब के बीच धुंधली सी झलकती रही। अभी भी स्वादिष्ट है। फिर रोशनी फीकी पड़ गई। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी मंद पड़ गई, हिंसक दबाव कम हो गया और विपत्ति के अंतिम अवशेष भी समाप्त हो गए। शांति लौट आए और आकाश पर छाया हुआ वह भारी दबाव गायब हो गया। लिली बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पाई। उसका विशाल शरीर लड़खड़ाया, फिर तनाव के कारण अनियंत्रित रूप से सिकुड़ने लगा। 30 मीटर से 20 फिर 10 मीटर तक गिरता हुआ वह एक घुटने पर आ गिरी। उसका शरीर फटा हुआ, टूटा हुआ और लगभग बिखरने की कगार पर था, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। वह बच गई थी। विपत्ति का दौर बीत चुका था। आप आरोहण कर चुके हैं। माइकल को ऐसा ही लगा जब तक कि उसने देखा कि साफ आसमान फिर से अंधेरा होने लगा है और उसे अचानक एक बात का एहसास हुआ। अब उसे समझ में आ गया कि लिली ने विरोध क्यों किया था। जिस क्षण माइकल ने अपना स्वर्गारोहण पूरा किया, उसी क्षण लिली, जिसने अंततः अपना संचय पूरा कर लिया था, ने अपना स्वर्गारोहण शुरू कर दिया। माइकल को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इससे पहले कि आकाश और अधिक अंधेरा हो जाए और इससे पहले कि वह पूरी तरह से बेहोश हो जाए, उसने भोली भाली लिली को क्षतिग्रस्त भूले हुए लोगों के ताबूत में घसीट लिया। तारांकन। विराउंड्स एज अकादमी के 5 छात्रों ने आकाश में छाए नए काले बादलों को गायब होते देख भय और राहत के भाव से आह भरी। उन्हें कारण नहीं पता था। वे बस इतना जानते थे कि जैसे ही पहली विपत्ति समाप्त हुई, दूसरी विपत्ति शुरू होने वाली थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आसमान साफ हो गया और भारी बोझ हट गया। यहाँ तक कि आर्वेन भी असामान्य रूप से शांत था। जैसे ही माइकल की मुसीबतें खत्म हुई, वे 5 तुरंत उसके पास पहुंच गए। वजह सीधी सी थी। माइकल ने इतना ध्यान खींचा था कि ऊपर आकाश में उनसे कमजोर न दिखने वाले लोग भी उसे उसी तरह देख रहे थे जैसे भेड़िए किसी घायल हिरण को देखते हैं। कुछ को उन्होंने तुरंत पहचान लिया, कुछ को वे नहीं पहचान पाए, या तो इसलिए कि वे वास्तव में उन्हें नहीं जानते थे, या इसलिए कि दूसरे पक्ष ने अपनी पहचान गुप्त रखने का विकल्प चुना था। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी, वहां मौजूद कई लोगों में से कम 2 शैतानी ताकतें थीं। उन 5 को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर मौका मिला तो वे दोनों माइकल को जान से मारने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। उनकी निगरानी का समय कम था, लेकिन हत्यारों को बस कुछ समय के लिए ही समय चाहिए होता था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी रक्षा करने की प्रक्रिया में वे लगभग मौत के मुंह से बचेंगे। बिजली गिरने जैसी विपत्ति से गुजर रहे व्यक्ति के पास खड़ा होना असंभव था, अन्यथा उन्हें भी उसी दंड का भागी होना पड़ता। यहाँ तक कि उनके स्तर पर भी निकटता का जोखिम नहीं उठाया जा सकता था, इसलिए माइकल की विपत्ति के दौरान भी उन्होंने दूरी बनाए रखी थी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई भयानक चीज अभी भी उनका इंतजार कर रही होगी।
हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था, सौभाग्य से उन्हें कुछ नहीं हुआ और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। माइकल को यह नहीं पता था कि उसने अभी अभी अकादमी को कम से कम एक दिग्गज प्रतिभा को खोने से बचा लिया है। आवन की निगाहें कुछ देर तक आसमान पर टिकी रहीं, फिर उनकी नजरें नीचे माइकल की ओर मुड़ गईं। उन पांचों के बीच सन्नाटा छाया रहा, गहरा और अनकहा। पहले का तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। आखिरकार आर्वेन बोला, बस काफी है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम उसे वापस ले जा रहे हैं। ये ठीक होने की जगह नहीं है, अरवेन ने आगे कहा। इतनी सारी निगाहें उस पर टिकी हो तो ये ठीक नहीं है। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए शून्य की ओर घूमी। बुजुर्गों में से एक ने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... मान गया। दूसरे ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर अभी भी तनाव का भाव था। हम पहले ही तय समय से ज्यादा रुक चुके हैं। आवन आगे बढ़ा और नीचे की ओर झुका। माइकल के बेहोश शरीर के चारों ओर अंतरिक्ष ने घेरा बना लिया और बिना सीधे संपर्क के उसे धीरे से ऊपर उठा लिया। आवन की निगाहें एक बार फिर आकाश की ओर उठी, फिर अंतरिक्ष में एक अजीब सा बदलाव आया। सभी की निगाहों के सामने वेराउंडसेज से आए पांचों लोग गायब हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। युद्ध का तबाह मैदान वहीं खड़ा रहा। गड्ढा, झुलसी हुई जमीन, बिजली की मंद गंध और सन्नाटे में खड़े मूक दर्शक। कुछ लोग थोड़ी देर और देखते रहे, फिर एक एक करके वे भी पीछे हट गए। और विपत्ति समाप्त होने के बाद पहली बार दुनिया में फिर से शांति छा गई। अगले कुछ दिनों तक आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची रही। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग माइकल की मुसीबतों के स्थल पर यह देखने के लिए आए कि आखिर कुछ दिन पहले इतनी हलचल किस बात के कारण हुई थी। ये संख्या कम नहीं थी। सबसे पहले अलौकिक शक्तियों ने उस क्षेत्र को घेर लिया। रैंक 2, रैंक 3, यहाँ तक कि कुछ रैंक 4 भी आ गए। फिर आए आम लोग, समाचार चैनल, जिज्ञासु धनी नागरिक। औरोरा में, जहां अलौकिक दुनिया वर्षों के रहस्य के बाद धीरे धीरे सार्वजनिक हो रही थी, उससे जुड़ी कोई भी बात विस्फोटक थी। और यह उससे भी कहीं अधिक विस्फोटक थी। अफवाहें तेजी से फैल गईं। ज्यादातर समय किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था। केवल कुछ ही लोग समझ पाए, बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते थे। ये गड्ढा स्वयं एक ऐतिहासिक स्थल बन गया। अराजकता से दूर वेराउंडसेज के संरक्षित परिसर के भीतर माइकल एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। 3 दिनों तक वह हिला तक नहीं। उसका शरीर स्थिर पड़ा था। अगर उसके शरीर से समय समय पर निकलने वाली रोशनी की छोटी छोटी चमक न होती तो किसी को भी सबसे बुरे की आशंका हो जाती। कई बार तो उसकी निगरानी कर रहे बड़े बुजुर्ग भी भौहें चढ़ा लेते थे, क्योंकि यह स्थिति उनके लिए भी अजीब थी। तीसरे दिन आखिरकार कुछ बदलाव आया। ये बहुत मामूली था, मुश्किल से ही ध्यान देने लायक, लेकिन शांत कमरे में ये काफी था। माइकल की उंगलियां फड़कने लगीं, फिर उसकी सांसें बदल गईं, थोड़ी गहरी, थोड़ी स्थिर। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें खुल गईं। धीरे से। वह तुरंत हिला नहीं, वह बस छत की ओर देखता रहा, खाली, खामोश। कुछ क्षणों के लिए उसकी निगाहों में कोई भाव नहीं था, कोई विचार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस सन्नाटा। फिर उनकी भौहें थोड़ी सी फड़क उठीं। उद्धरण चिन्ह ... छी। माइकल को लग रहा था कि आजकल जिस तरह से वह बेहोश हो रहा था, वह चिंताजनक होता जा रहा है। उसके विचार फिर से चलने लगे। स्मृति के कुछ अंश उभरने लगे। बिजली, दर्द, लिली, अंतिम प्रहार, मैं रहता हूँ। माइकल कुछ और सेकंड तक वहीं लेटा रहा, फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह मुस्कुराने लगा। स्थिति, नाम माइकल नॉमन, रैंक 3, स्तर 65, प्रतिभा अनंत विकास, उपहार उत्पत्ति का चिन्ह सत्य की आंख, अरोरा का बच्चा। शीर्षक इतिहास में प्रथम, असाधारण, सच्चा मानव, नश्वर ईश्वर 25%, वह जिसने उत्पत्ति को स्वीकार किया। वर्ग, लॉर्ड नेक्रोमैंसर। गुण, शक्ति 1446.75 410 कैरेट। चपलता 1598.71 541 कैरेट। संविधान 1885.92 650 कैरेट। बुद्धिमत्ता 2000.92 600 कैरेट। विशेषता अंक 400। माइकल ने ठंडी हवा का एक घूंट भरा। उसकी सांसें थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि उसने खुद को जो कुछ देख रहा था उसे समझने की कोशिश की। ये आंकड़े सामान्य नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले, यानी अपने आध्यात्मिक उत्थान से पहले ही, माइकल रैंक 3 के अधिकांश अलौकिक शक्तियों से कहीं ऊपर था। वह रैंक 3 के अंतिम चरण के अलौकिक शक्तियों से लड़ सकता था और जीत सकता था। लेकिन अब उनकी नजरें आंकड़ों पर टिक गईं। ताकत, चपलता, तंदुरुस्ती, बुद्धिमत्ता, उनमें से हर एक में विस्फोट हो गया था। माइकल ने धीरे धीरे निगल लिया। उद्धरण चिन्ह ... अब मैं कितना मजबूत हूँ? इसका कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था। माइकल ने धीरे से अपनी उंगलियां भींच ली। हवा में बदलाव आया। उसके हाथ से एक हल्की सी लहर फैल गई। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... सही। वह तुरंत शांत हो गया और मांसपेशियों में तनाव बढ़ने से पहले ही उसे दूर कर दिया। उसका नियंत्रण अभी स्थिर नहीं था। अगर उसने अभी लापरवाही से कोई हरकत की होती, यहाँ तक कि मुट्ठी भींचने जैसी साधारण सी हरकत भी, तो इससे नुकसान हो सकता था। खुद को नहीं, बल्कि आसपास के वातावरण को। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। अच्छा हुआ कि मैं पहले नहीं चला गया। अगर वह जाग जाता और बिना सोचे समझे अपनी ताकत आजमाने लगता, तो पूरी संभावना थी कि वह पूरे कमरे को उड़ा देता। शायद इससे भी बुरा हो सकता था। माइकल ने अपनी इंद्रियों से इलाके का जायजा ले लिया था और पुष्टि कर ली थी कि वह अपने ही महल में है। अपनी ही छत को नुकसान पहुंचाना शर्मनाक होता। कृपया। माइकल ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें दोबारा खोल दिया। शुरुआती सदमा थोड़ा कम हो गया था। उसकी निगाहें फिर से पैनल पर टिक गईं। उद्धरण चिन्ह ... चलो देखते हैं। सबसे पहले उसने अपनी कक्षा पर ध्यान दिया। वर्ग, लॉर्ड नेक्रोमैंसर।
पहले इसे मास्टर नेक्रोमेंसर कहा जाता था, अब लॉर्ड नेक्रोमेंसर। शब्दों में बदलाव सरल था लेकिन अर्थ में नहीं। यह एक मान्यता थी। रैंक 3 में एक पूर्ण कदम। माइकल इसे हल्का हल्का महसूस कर सकता था, एक सूक्ष्म लेकिन वास्तविक अंतर। उसके और उसके मरे हुए साथियों के बीच का संबंध गहरा हो गया था, पहले से कहीं अधिक अटूट। उद्धरण चिन्ह ... हे भगवान, है ना। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह उचित ही थी। फिर उनका ध्यान दूसरी ओर चला गया। उद्धरण चिन्ह ... 15 स्तर। उसे हैरानी नहीं हुई, सच में नहीं। यह इनाम का ही हिस्सा था। सिस्टम ने उसकी तरक्की से पहले ही इसका संकेत दे दिया था, लेकिन फिर भी इसे सीधे देखना अच्छा लगा। लेवल 50 सीधे 65। ऐसी छलांग छोटी नहीं थी, खासकर इस स्तर पर। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... बुरा नहीं है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भला वह खुश क्यों न होता। यह तो सरासर लाभ था। वह इसके लिए लगभग अपनी जान गंवा चुका था। फिर उसका ध्यान एक बार फिर भटक गया और माइकल की निगाहें आखिरकार ठहर गईं। उसने गौर किया कि उसे एक और उपहार और यहां तक कि एक नया पद भी मिला है। नए उपहार के बारे में जानकारी न होने के बावजूद माइकल को एक और उपहार पाकर खुशी हुई, लेकिन नए पदवी को लेकर माइकल के मन में थोड़ी चिंता थी। उम्मीद थी कि कहीं ये पदवी उसकी पहले से मौजूद किसी पदवी की साथी न बन जाए। उनकी नजर सबसे पहले नए उपहार पर टिकी। उपहार अरोरा का बच्चा। विवरण: जब से अरोरा जागृत हुई है वह अपनी इच्छा के अनुरूप साथी की तलाश में है। दुर्भाग्यवश उसे अभी तक कोई नहीं मिला है। फिर भी अरोरा ने हार नहीं मानी है। समय समय पर वह अपने क्षेत्र में जन्मे व्यक्तियों को अपनी इच्छा का उत्तराधिकारी चुनने के लिए प्रेरित करती है। प्रभाव: अरोरा के भीतर कानून की प्रभावशीलता 200% बढ़ जाती है। नोट: आप 5वें जीवित उम्मीदवार हैं। माइकल हिला तक नहीं। 0.200%। सबसे पहले उसे इसका असर महसूस हुआ, कहानी का नहीं। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया। संयोगवश उसके पास एक ऐसा खजाना था जो वही प्रभाव पैदा कर सकता था, लेकिन उस खजाने का इस्तेमाल अनंत काल तक नहीं किया जा सकता था। जब तक वह अरोरा में था इस वरदान की कोई सीमा नहीं थी। माइकल का शरीर थोड़ा कांप उठा। कुछ देर पहले ही वह सोच रहा था कि अब वह वास्तव में कितना ताकतवर है। वह सटीक अनुमान तो नहीं लगा पाया था, लेकिन उसे कुछ उम्मीदें थीं। अब वे उम्मीदें उसे डराने लगी थीं। क्या मैं किसी तरह से दायरे का स्वामी बनने की कतार में शामिल हो गया हूं? माइकल को ग्रह या लोक का स्वामी होने का कुछ ज्ञान था। भले ही उसे यह अवसर सीधे तौर पर मिल जाए, वह इसे ठुकरा देगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह इस लोक के उच्चतम स्तर तक पहुंच पाएगा, लेकिन जब तक संभावना बनी रहेगी वह इस रास्ते को खुला रखना चाहता था। सौभाग्यवश इस बात का कोई डर नहीं था कि इसे जबरदस्ती करवाया जाएगा। अरोरा को उसकी अनुमति की आवश्यकता होगी। ये केवल स्वेच्छा से ही हो सकता था। फिर भी माइकल ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसके और दुनिया के बीच किसी तरह का संबंध बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसने नया शीर्षक देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शीर्षक: वह जिसने उत्पत्ति को स्वीकार किया। विवरण: ऐसे कुछ ही व्यक्ति हुए हैं जो सभी मूल की इच्छाओं पर गहरी छाप छोड़ सके हैं। प्रभाव: मूल इच्छा की उपस्थिति को सक्रिय रूप से खोज सकता है। नोट: आप टाइटल इफेक्ट का जितना अधिक उपयोग करेंगे, अनदेखी किए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाल ही में बिना किसी पूर्व सूचना के उनके साथ जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उन्हें पहली बार अपने मन की बात कहने के लिए शीर्षक वाले वाक्य का प्रयोग करने का मन हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। बहरहाल यह उपाधि अपने आप में एक अनमोल धरोहर थी। इस समय माइकल को मूल इच्छा की पहचान के बारे में कुछ विचार बनने लगे थे, ऐसे विचार जो उसे सत्य के करीब लग रहे थे। जिस प्रकार अरोरा जैसे विभिन्न लोगों की अपनी इच्छाएं होती हैं, तो स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा क्या है? अभी तक कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन माइकल को दृढ़ विश्वास था कि यह तथाकथित मूल इच्छा ही ब्रह्मांड की इच्छा है। यदि ऐसा है तो इसके कई कार्यों और क्षमताओं को समझना आसान हो जाता है। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर उसकी नजरें दोबारा इधर उधर घूमी। उद्धरण चिन्ह ... देखते हैं कि कोई शीर्षक अपडेट हुआ है या नहीं। कुछ उपाधियां वरदान थी, कुछ नहीं। माइकल को यह बात कड़वे अनुभव से ही समझ आ चुकी थी। अब उसका ध्यान सूची में नीचे की ओर गया। शीर्षक: इतिहास में पहली बार। शीर्षक: अपवाद। शीर्षक: सच्चा इंसान। उसने उन पर सरसरी नजर डाली। कोई बदलाव नहीं, कोई नया विवरण नहीं, कुछ भी अलग नहीं। उद्धरण चिन्ह ... पहले जैसा ही। अच्छा, उन्हें यही तरीका पसंद था। फिर उनकी नजर और नीचे गई और रुक गई। शीर्षक: नश्वर देवता 25%। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वाला बदल गया था। पहले इसमें कोई प्रतिशत या प्रगति नहीं दिख रही थी। माइकल ने ध्यान केंद्रित किया और विवरण उसके सामने खुल गया। शीर्षक: नश्वर देवता 25%। विवरण: एक नश्वर प्राणी जिसने नश्वर सीमाओं को पार कर लिया है और देवताओं के क्षेत्र को छूना शुरू कर दिया है। प्रभाव: शारीरिक सहनशक्ति, जीवन शक्ति और पुनर्प्राप्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। आपका नश्वर शरीर एक छद्म दिव्य पात्र के रूप में कार्य करता है, जिससे नियम आधारित क्षति के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। नोट: आप पूर्णता के जितने करीब होंगे, मोक्ष के उतने ही करीब होंगे। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आपको एक दिव्य शरीर प्राप्त होगा। माइकल को असल में कोई हैरानी नहीं हुई। यही तो वो वजह थी जिसके चलते बिजली गिरने की वो विपत्ति आई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अगर इन सब के बाद भी ये उपाधि नहीं बदलती तो ये वाकई चौंकाने वाला नतीजा होता। फिर भी समझ का मतलब स्पष्टता नहीं था, बल्कि इससे और भी सवाल खड़े हो गए। माइकल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उद्धरण चिन्ह ... दिव्य शरीर। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे अपने से ऊपर के पदों के बारे में पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से शोध करने की आवश्यकता थी।
जल्द ही माइकल ने उपहारों और उपाधियों से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लिया और उस चीज की ओर बढ़ गया जो उसके व्यक्तिगत विकास के बाद किसी भी उन्नति का सबसे रोमांचक हिस्सा था। कृपया मुझे एक पौराणिक श्रेणी का खजाना मिल जाए, कृपया। माइकल ने अपने भंडारण स्थान में हाथ डालते हुए खुद से बुदबुदाया। माइकल ने अपने भंडारगृह में हाथ डाला और 2 पारदर्शी गोले निकाले जिनके अंदर विभिन्न रंगों का धुआं घूम रहा था। महाकाव्य श्रेणी का खजाना गोला, महाकाव्य पौराणिक श्रेणी का खजाना गोला। सच कहूं तो ये 2 ही नई चीजें नहीं थी जो उसे अपने भंडार में मिली। वहां परफेक्ट ग्रेट स्किल मास्टरी टिकट भी थे, लेकिन चूंकि उसे पहले से ही पता था कि वे क्या कर सकते हैं, इसलिए माइकल को इन 2 गोलों में ज्यादा दिलचस्पी थी। सबसे अच्छी चीज को आखिर के लिए बचाकर रखना ही बेहतर है, माइकल ने खुद से कहा और उस गोले को एक तरफ रख दिया जिससे उसे एपिक और लेजेंडरी श्रेणी के बीच का खजाना मिलने वाला था। सच कहें तो वह अपनी प्रत्याशा और चिंता को बढ़ाने के बजाय वास्तव में ये देखना चाहता था कि वह गोला क्या परिणाम देगा, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि परिणाम उसे निराश कर देंगे। माइकल को अपनी किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं था। असल में उसकी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही थी। कभी कभी उसे लगता था कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बेहतर प्रतिभा के साथ जीवन में एक और मौका पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हालांकि उसने खजाने को लेकर अपनी उम्मीदें न बढ़ाने की कोशिश की, फिर भी वे काफी ऊंची थीं। चाहे उसे अच्छा परिणाम मिले या बुरा, माइकल सबसे पहले उस महाकाव्य श्रेणी के खजाने से खुश होना चाहता था जो उसे प्राप्त होगा। माइकल के लिए भी एपिक ग्रेड के खजाने अपने आप में अनोखे थे। चाहे उसकी प्रतिभा से ऐसा कुछ बन पाए या न बन पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जितने ज्यादा हों उतना ही अच्छा। फिलहाल भले ही वह महाकाव्य स्तर के खजाने बना सकता था, लागत को एक तरफ रखते हुए माइकल को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि कुछ बड़ा नहीं होगा। जब तक उसे इसका मतलब समझ नहीं आ जाता, उसे कुछ देर शांत रहने की जरूरत थी। ये बात उसके मरे हुए साथियों पर भी लागू होती थी, क्योंकि अब वह जानता था कि उन सभी को बिजली के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। माइकल सोच रहा था कि क्या उसकी प्रतिभा इस बारे में कुछ कर सकती है, लेकिन एपिक ग्रेड के खजानों की तरह उसे इंतजार करना होगा और देखना होगा। माइकल ने अपना ध्यान अपने हाथ में मौजूद गोले पर केंद्रित किया। उसकी उंगलियां कस गईं। जैसे ही उसने दबाया, पारदर्शी गोला बिना किसी प्रतिरोध के चकनाचूर हो गया। ये कांच की तरह टूटा नहीं, बल्कि ये घुल गया। रंगों का एक गुबार बाहर की ओर फूटा, धुएं की तरह फैल गया और फिर अंदर की ओर सिमट गया। लाल, नीला, हरा, सुनहरा रंग आपस में उलझे और गिरे और उसकी हथेली के ऊपर एक बिंदु पर सिमट गए। रंग बैंगनी रंग में बदलते ही माइकल ने ध्यान से देखा। धुआं मुड़ा, लंबा हुआ और फिर एक छल्ले के आकार में जम गया। छल्ला सरल और सुंदर था, गहरे बैंगनी रंग का, जिसकी सतह पर हल्की हल्की आकृतियां खुदी हुई थी जो सांस लेती नसों की तरह धीरे धीरे धड़क रही थी। जैसे ही वह उसके हाथ में आया, विवरण सामने आ गया। वस्तु शांत प्रभुत्व का आवरण। रेटिंग उत्कृष्ट। प्रकार स्थानिक खजाना। विवरण एक परिष्कृत स्थानिक कलाकृति जिसमें निवास के लिए उपयुक्त एक स्थिर आंतरिक क्षेत्र शामिल है। प्रभाव एक रहने की जगह। इसमें जीवन को बनाए रखने में सक्षम आंतरिक वातावरण है। समायोजित जलवायु, स्थिर वातावरण और निष्क्रिय ऊर्जा परिसंचरण। प्रभाव 2 डोमेन पल्स। यह एक केंद्रित स्थानिक शॉकवेव उत्पन्न कर सकता है जो बाहरी संरचनाओं और ऊर्जा निर्माणों को बाधित करता है। माइकल उसे घूरता रहा। उद्धरण चिन्ह ... ओह, उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए। बुरा नहीं, कमजोर नहीं, बल्कि बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी उद्धरण चिन्ह ... मुझे कुछ और पसंद होता। उसने यह बात ईमानदारी से कही, क्योंकि उसके पास जो पहले से था उसकी तुलना में यह उसे अनावश्यक लग रहा था। द डैमेज्ड कॉफिन ऑफ द फॉरगॉटन भी एपिक ग्रेड का था और यह बेहद अद्भुत था। इटर्नल कॉल, गेट ऑफ डेथ, ग्रेवकीपर क्लेम। एक ने नेदरवर्ल्ड से मरे हुओं को बुलाया, एक ने उसकी चेतना को वहां जाने दिया, और एक ने सचमुच उसे मौत के मुंह से वापस लाया। उसकी तुलना में यह अनुभूति सामान्य सी लग रही थी। माइकल ने उसे धीरे धीरे अपने हाथ में घुमाया। उद्धरण चिन्ह ... एक हमला और एक घर। वह इसे कम नहीं आंक रहा था। एक महाकाव्य स्तर का हमला कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ विशिष्टता की कमी थी, कम से कम उन हमलों की तुलना में जिनसे वह परिचित था। माइकल ने अंगूठी पहनी, फिर अपनी चेतना को उसके भीतर डूबने दिया। वह स्थान पल भर में खुल गया। यह ताबूत जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां ताबूत उदासी और मृत्यु जैसी खामोशी से भरा होता था, वहीं ये स्थान एक जीवंत और हवादार जगह में खुलता था। उसकी दृष्टि के नीचे की जमीन चिकनी, गहरे रंग की पत्थर की थी, जिस पर बैंगनी रंग की हल्की हल्की धारियां थी जो पत्तियों के नीचे की ओर फैली लंबी शाखाओं जैसी लग रही थी। ऊपर छत ऊंची और खुली हुई थी और एक मंद, हल्की रोशनी पूरे स्थान को किसी दृश्य स्रोत से मुक्त कर रही थी। ये रहने योग्य था। वास्तव में यह कोई भंडारण स्थान या बंद डिब्बा नहीं था, बल्कि एक तैयार कमरे जैसा था जो उपयोग के लिए तैयार था। दृष्टिगत रूप से यह ताबूत से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। न कोई उदासी, न कोई मृत्यु का आभास, न ही इंद्रियों पर हावी होने वाली कोई दमनकारी चुप्पी। ऐसा लग रहा था मानो यह कोई ऐसी जगह हो जहां कोई सचमुच रह सके। लेकिन फिर माइकल की धारणा का दायरा बाहर की ओर फैल गया और वह किनारों को महसूस करने लगा। उद्धरण चिन्ह ... ये छोटा है। वह बात तो स्पष्ट थी। ताबूत में अभी भी कहीं अधिक क्षमता थी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके कार्य कहीं अधिक थे। माइकल ने अपनी चेतना वापस ले ली। उद्धरण चिन्ह ... वह थोड़ा पीछे झुक गया। निराश तो नहीं था, लेकिन उत्साहित भी नहीं था। यह उपयोगी था, बहुत उपयोगी था, लेकिन इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। माइकल ने कुछ सेकंड और अंगूठी को घूर कर देखा, फिर एक गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, शब्द धीमी, लगभग अनिच्छुक आवाज में निकला। अंत में उसने इसे स्वीकार कर लिया। इसलिए नहीं कि वह प्रभावित हुआ था, बल्कि इसलिए कि यह अभी भी उपयोगी था।
माइकल थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी निगाहें भटकने लगी क्योंकि उसके विचार तुलना से हटकर व्यवहारिकता की ओर चले गए। जगह, यही यहाँ का असली महत्व था। इस समय उसकी मरे हुए लोगों की सेना इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसे खुद भी दबाव महसूस होने लगा था। भूले हुए लोगों का क्षतिग्रस्त ताबूत विशाल था लेकिन असीमित नहीं था। फिलहाल उसके ज्यादातर मरे हुए सैनिक इंसानी रूप में ही थे। जगह बचाने का यही एकमात्र तरीका था। बड़ी आकृतियों का मतलब था अधिक जगह की खपत, उन्हें संकुचित और मानव सदृश रखना, यही उनका तरीका था। माइकल ने अंगूठी पर एक बार फिर नजर डाली। इस अंगूठी में ताबूत जैसी असाधारण क्षमताएं तो नहीं थी, लेकिन इससे उसे जगह तो मिल रही थी। बस यही बात उसके लिए काफी थी। माइकल के होंठ हल्के से मुड़े। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। उनकी पहले की निराशा थोड़ी कम हो गई। उसकी निगाह धीरे धीरे उसके बगल में रखे अंतिम गोले की ओर घूम गई। वह था महाकाव्य पौराणिक गोला। उसकी आंखें तेज हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... अब ये वाला। उसके आसपास का वातावरण थोड़ा शांत होता हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि पहले के विपरीत इस बार उसने खुद को कुछ उम्मीद करने की अनुमति दी थी। कृपया